नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम बढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2 Feb 2025 को, और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब तक 2 सेशंस जो हैं वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जुलाई की करंट अफेयर्स डन इन सेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगस्त के करंट अफेयर्स सेशन नंबर सेकंड में हमने कंप्लीट किया, और आज हम सेशन थर्ड है जिसमें हम सितंबर महीने के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर होगा जिसमें सारे करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के जो है कवर हो जाएंगे। आप मुझे देख रहे हैं यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर या राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर। सितंबर के बाद टोटल मैं 6 सेशंस में आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने में हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो थर्ड सेशन हो रहा है। फोर्थ सेशन जो होगा वो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। जनवरी में आपको पता है पेपर बनेगा, तो जनवरी के करंट अफेयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, और फैब, 2 Feb को आपका पेपर हो ही जाएगा। आज के इस लेक्चर में मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर के बारे में बात करूंगा, यूएस ओपन के विनर्स के बारे में बात करेंगे, स्वनिधि योजना के बारे में बात करेंगे, और जो भी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और राजस्थान लेवल पर सितंबर मंथ में हुई है वो कंप्लीट मैं आपको कवर कराऊंगा। इन एडिशन टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बुक्स, वॉर एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग। अगर आपने आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट देख लिया तो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ भी और चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी पूछेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। एक ओवरव्यू मैं आपको पूरे लेक्चर का देता हूँ कि आज के लेक्चर में क्या क्या होगा। जैसे ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिस यूनिवर्स, अमेरिकन ओपन, ये सारी चीज़ें जो भी होगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, मोदी जी की विजिट्स जितनी भी हुई, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट की सील है और सुप्रीम कोर्ट का जो फ्लैग है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 23rd लॉ कमीशन के बारे में बात होगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर जो है, 9th मेंबर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक्स का नहीं, ब्रिक्स के तो 5 मेंबर्स हैं, ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका जो 9th मेंबर है अल्जीरिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर, प्रोजेक्ट चीता, मालपे, मुल्की क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। और इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, चाहे वो वॉर एक्सरसाइजेस हो, डिफेंस सेक्टर के एमसीक्यूज हो, या ये वॉर एक्सरसाइजेस वगैरह आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, जितनी भी सबमिट हैं वो सारी चीज़ें, टोटल 111 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें आपके सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। डन, तो स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर थर्ड। करंट अफेयर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आपको पूरा देखना है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और मैं 100% गारंटी के साथ मैंने ये लेक्चर डिजाइन किया है कि इसमें से आर एस प्री 2024 में, जो कि 2 Feb को होगा, उसमें क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जुलाई के करंट अफेयर्स देखने हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, अगस्त के करंट अफेयर्स भी कवर करा चुके हैं। सितंबर का वीडियो, लेक्चर नंबर थर्ड, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 54th दादा साहिब फाल्के अवार्ड। जैसा कि आपको पता है सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो कि 54th अवार्ड जो है वो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती साहब को। ठीक है, अ, इस अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और अब ये 8 अक्टूबर को ये अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया जाएगा। बात की जाए 54th दादा साहब फाल्के अवार्ड आपसे पूछा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती आंसर है। 53rd भी मैं आपको बताता हूँ, 53rd जो है वो वहीदा रहमान जी को दिया गया था। ठीक है, फिफ्थ वहीदा रहमान जी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आर पप्पमल। ये जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। क्यों रहे हैं न्यूज़ में? क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मर थे और पद्म श्री से सम्मानित थे। पद्म श्री से इनको सम्मानित 2021 में ही किया गया था। ठीक है, क्या नाम है? आर पप्पमल। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु इज और आर पप्पमल। रिसेंटली जो न्यूज़ में आपने न्यूज़पेपर में नाम सुना हो आर पप्पमल, तो वो कौन है? ठीक है, तो आपको बता देते हैं, साइंटिस्ट थे, ऑर्गेनिक फार्मर थे, राइटर थे। इस तरह से चार क्वेश्चन आपसे, चार ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और रिवीजन के साथ देख रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं। रिवीजन भी आप करेंगे अगर, तो आप उसका टिक लगा के आएंगे, ऑर्गेनिक फार्मर इज द राइट आंसर। इनको पद्मश्री मिला था 2021 में, और 108 वर्ष की आयु में अभी इनका देहांत हुआ है, इसलिए ये न्यूज में थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है क्वाड के द्वारा। ठीक है, क्वाड एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत मैत्री एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। मैत्री का फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैत्री क्या करेगा? मैत्री इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसमें मैरीटाइम ट्रेनिंग देगा, जैसा कि इसके नाम से, इसके फुल फॉर्म से विदित हो रहा है। मैत्री, MAITRI, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के लिए
क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम ट्रेनिंग ली जाए, की जाए, ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि जो है वो और अच्छी हो सके। ठीक है, इसके बाद बात की जाए जॉर्डन की, तो जॉर्डन किस लिए है? लेप्रेसी, जो कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और इसकी घोषणा किसने की है? डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया है कि कुष्ठ रोग जो है वो, लेप्रेसी जो है वो जॉर्डन में पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल अभी हाल फिलहाल हुआ था। राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल कौन सा फिल्म फेस्टिवल था? वो 12th राजस्थानी फिल्म राजस्थान फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर हुआ। कब हुआ? 28 सितंबर को हुआ। और उसमें बेस्ट राजस्थान फिल्म का अवार्ड, बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? भवानी को। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 54th किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती साहब को। 53rd किसको मिला था? वहीदा रहमान जी को। ऑर्गेनिक फार्मर जो थे आर पपमल, उनका अभी अभी देहांत हुआ है, इसलिए ये न्यूज में थे। मैत्री इनिशिएटिव कौन से ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? क्वाड। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आरपीएससी, आपको क्या पूछा जाता है? मैत्री इनिशिएटिव, पूरा ये पूरा बता देंगे। मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? आपके 4 ऑप्शन होंगे, ब्रिक्स, यूएन, क्वाड, और एक और एससीओ कर देंगे। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, अब आप बताओ क्या है। ठीक है, तो आपने अगर ये लेक्चर पढ़ाया, आप क्या करके आओगे? क्वाड। सिद्धार्थ सर ने आपको पढ़ाया है, रिवीजन कराया है अच्छे से। हर एक स्लाइड का रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको यही लेक्चर पढ़ते पढ़ते ही आप कंठस्थ हो जाओ। ठीक है, तो सिद्धार्थ सर ने क्या बताया कि मैत्री इनिशिएटिव जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? क्वाड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। लेप्रेसी जो है, डब्ल्यूएचओ ने हमें बताया कि लेप्रेसी कुष्ठ रोग जो है वो पूर्णतया खत्म हो चुका है। कौन से देश में? जॉर्डन में। बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड मिला है भवानी को। कब मिला है? 28 सितंबर को। कहाँ मिला है? 12th राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हो रहा था वहां पर। डन, आगे चलते हैं। ये कौन है? ये फोटो किसकी है? ये है रिया सिंघा। रिया सिंघा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रिया सिंघा की फोटो यहाँ सामने आपको देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का अवार्ड किसको मिला है? जो अभी फोटो मैंने आपको यहाँ दिखाई, रिया सिंघा जी, उन्हीं को मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा। ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये है आर्याना सबालेका। ये आर्याना सबालेंका। ठीक है, और ये है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर। ठीक है, ये कौन है? ये दोनों क्यों न्यूज में है? ये दोनों न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने यूएस ओपन 2024 जीता है। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें से एक ग्रैंड स्लैम जो है वो होता है यूएस ओपन। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ठीक है, उसमें से एक है यूएस ओपन, जिसमें से पुरुष युगल किसने जीता है? जेनिक सिनर। ये है जेनिक सिनर ने। ठीक है, और ये जो फोटो आपको देखने को मिल रही है, ये है आर्याना सबालेंका। ठीक है, आर्याना सबालेंका ने क्या जीता है? यूएस ओपन। 33rd डूरांड कप। ठीक है, ये आपको फोटो देखने को मिल रही है। और ये कौन सा मैदान है? फुटबॉल का ग्राउंड है। तो डूरांड कप क्वेश्चन पूछा सकता है। डूरांड कप कौन से खेल से रिलेटेड है? आपका आंसर होगा फुटबॉल। कौन सा डूरांड कप हाल ही में खेला गया? 133rd खेला गया। किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो टीम थी उसने जीता। और किसको हराया? मोहन बागान। ठीक है, तो करंट अफेयर क्या है? 133rd दुरान कप जो है वो मोहन बागान को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। Done? देखिए, अब एक मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं, पीएम मित्र पार्क। ठीक है, मित्र पार्क क्या है? ऐसा नहीं है उस पार्क में जाके मित्रता करनी है, नो। ठीक है, पीएम मित्र, MITRA। ठीक है, बेसिकली आप इसको टेक्सटाइल से जोड़िए। ये जो टी है वो पकड़िए, और ये हो गया टेक्सटाइल। मित्र से टेक्स्ट करते हैं आप, टेक्सटाइल। ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। ठीक है, पीएम मित्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? अमरावती में की गई है। इसकी आधारशिला रखी गई है, अभी तक अभी स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? अमरावती में। तो पीएम मित्र पार्क कहाँ पर? अमरावती में है। अल नजाह जो है वो न्यूज में रही। अल नजाह क्या है? अल नजाह एक वॉर एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में। इंडिया और ओमान के बीच में कौन सी वॉर एक्सरसाइज हो रही है? अल नजाह। कौन सी वॉर एक्सरसाइज है? कौन सा एडिशन है? 5th। इससे पहले 4 और हो चुकी हैं। तो अल नजाह वॉर एक्सरसाइज 5th अल नजाह वॉर एक्सरसाइज जो है वो कौन कौन से 2 देशों के बीच में हो रही है? इंडिया ओमान के बीच में। तो अब तक हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा
यूएस ओपन 2024 जे सिनर, जेनिक सिनर और आर्याना सबालेंका। 133 डूरंड कप कौन सी गेम के लिए? फुटबॉल के लिए। कौन सा एडिशन था ये, कौन सा नंबर ऑफ डूरंड कप था? 133rd। ठीक है, किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ठीक है, और किसको हराया गया? मोहन बागान नाम की टीम थी, वो इसमें फाइनल मैच में हार गई। पीएम मित्र पार्क जो है वो कहाँ पर उसकी आधारशिला रखी गई है? हाल फिलहाल अमरावती में। पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्र ए से खत्म हो रहा है और ये अमरावती ए से स्टार्ट हो रहा है। पीएम मित्र पार्क अमरावती। मित्र का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, अल नजहा जो एक्सरसाइज है, वॉर एक्सरसाइज है, किस किस के बीच, कौन कौन से दो देशों के बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में हो रही है। और ये कौन सी वॉर एक्सरसाइज है? 5th वॉर एक्सरसाइज है। डन, कंप्लीट। आगे चलते हैं, 11 पॉइंट देखते हैं। 11 पॉइंट क्या है? सुभद्रा योजना। कहाँ से रिलेटेड है? कौन से स्टेट से रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आरपीएससी के माइंडसेट को समझना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको सीधा सीधा बताएंगे कि आरपीएससी का माइंडसेट क्या रहता है। अगर कोई राजस्थान से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है, तो उसको आपको इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी राजस्थान से रिलेटेड है उसके जो भी फीचर्स हैं, कब लॉन्च हुई, क्या हुआ, वो इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। आरपीएससी जब भी राजस्थान से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी के बारे में पूछेगा तो वो इन डेप्थ इंटरनल क्वेश्चन पूछेगा उससे। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन नेशनल लेवल पर अगर किसी स्टेट ने कोई योजना चलाई है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको उसके इनसाइड जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर पॉलिसी इज फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, आरपीएससी अगर किसी बाहर के स्टेट से कोई योजना पूछता है तो वो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो पर्टिकुलर योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स में जो सेशन फर्स्ट हुआ था उसमें बताया था लाडका भाऊ योजना। ठीक है, जिसके तहत 10-12 हज़ार रुपये, 5 हज़ार, 6 हज़ार और 10 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे अलग अलग बेरोजगारों को। और अगर वो ग्रेजुएट हैं और क्या कहते हैं, 11th पास है, 12th पास है, तो उनको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जा रहा था। लाडका भाऊ तो कहाँ से रिलेटेड है? अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना सा पता रखना है कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। उड़ीसा जो है वो किससे, कौन सी सुभद्रा योजना जो है वो किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड। अब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है ये जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा अभी आप ध्यान ध्यान रखिए कि सुभद्रा योजना जो चलाई जा रही है वो किस लिए चलाई जा रही है? कि महिलाओं की जो स्थिति है उड़ीसा में, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए क्या, कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुभद्रा योजना। 12th पॉइंट ये मैंने यहाँ हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि लास्ट जो सेशन सेकंड था उसमें एक करंट अफेयर्स था, यूएस ने सबसे ज्यादा मेडल्स अब तक जीते, लेकिन वो एक डेवलपिंग करंट अफेयर्स था, मतलब वो फाइनल नहीं हुआ था। पेरिस ओलंपिक्स में जो आप यहाँ देख रहे हैं, पेरिस आईफिल टावर आपको दिख रहा है, तो पॉइंट क्या है कि उस टाइम जब मैंने अगस्त के करंट अफेयर्स डिजाइन किए थे तब वो एक डेवलपिंग करंट अफेयर था। उसमें उस वो पॉइंट था कि यूएस ने कितने जीते जीते ठीक है, हाईएस्ट किसने जीते, तो तब तक यूएस ने जीते थे। लेकिन फाइनल जो टैली, जो टेबल सामने आई है मेडल्स की टैली, उसमें पेरिस ओलंपिक में चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल जो है वो जीते, तो पेरिस ओलंपिक में चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 220 मेडल्स। 220 मेडल जीते हैं चाइना ने। ठीक है, डन, ये फाइनल हो चुका है। अब तो लास्ट में मैंने आपको वो करंट अफेयर एक पढ़ाया नहीं था कि हम नेक्स्ट सेशन में फाइनल चीज ये पढ़ लेंगे, क्योंकि अंत तो गतवा एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? चाइना ने 220 मेडल्स। फोर्थ री इन्वेस्ट समिट कहां पर हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समिट्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये री इन्वेस्ट क्यों, क्या है ये ग्लोबल लेवल पे जो रीन्यूएबल एनर्जी है ना, उस उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आता है, री इन्वेस्ट मतलब रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। और एग्जीबिशन के लिए जो समिट चलाई जा रही है वो कहाँ पर चलाई गई थी? गुजरात के वो जो एग्जीबिशन था, जो समिट हुई थी, वो कहाँ हुई थी? गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। ये कौन सा वो था? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ री इन्वेस्ट समिट थी। तो री इन्वेस्ट समिट कहां पर हुई? गुजरात के गांधीनगर में। और री इन्वेस्ट समिट कौन सी थी? ये फोर्थ थी। री इन्वेस्ट समिट समिट किससे रिलेटेड है? रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपो और एक सम्मेलन टाइप था, एक समिट टाइप थी। ठीक है, एलसीए तेजस, एलसीए क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। ठीक है, जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है, उसको चलाने वाली, उसको उड़ाने वाली, ठीक है, उसको फ्लाई करने वाली पहली जो महिला है
पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जो है वो बन गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली फाइटर पायलट कौन है जिन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को फ्लाई किया है? तो आपका आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। 15th पॉइंट पे आते हैं। ये जो आपको फोटो दिख रही है यहाँ पर, ये फोटो है धनुष लोंगनाथन। धनुष लोंगनाथन क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अभी हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें 55 केजी कैटेगरी में जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी। इसकी 55 केजी कैटेगरी में कौन जीता था? धनुष लोंगनाथन, ठीक है। और क्या जीता इन्होंने? ये कब हुई? सबसे पहली बात, सितंबर 2024 में हुई, ठीक है। और 55 केजी कैटेगरी में धनुष लोंगनाथन ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 3rd नंबर पर आई। ये देखिए, ये यहाँ पर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और इन्होंने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 55 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब देखिए क्या होता है कि आरपीएससी यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स से जो भी क्वेश्चन पूछती है वो जनरली जो मेन स्ट्रीम गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनको अवॉइड करके पिछले 3 सालों का पैटर्न ये रहा है कि जो दूसरे गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट में नहीं रहते, उन पे फोकस करके उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो करंट अफेयर है स्पोर्ट्स एंड कैटेगरी से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 55 केजी कैटेगरी में धनुष लोंगनाथन जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि सुभद्रा योजना जो कि महिलाओं को एम्पावर कर रही है, सशक्त बना रही है, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? चाइना ने जीते हैं। कितने जीते हैं? 220। फोर्थ रिन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो समिट हुई है और जो एग्जीबिशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने वाली इंडिया की पहली फाइटर पायलट कौन है? स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह है। वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 55 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? धनुष लोंगनाथन जी ने जीता है। डन, यहाँ तक क्लियर? आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप बताने की कोशिश कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और उस मेहनत को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए आपके फीडबैक की अत्यंत आवश्यकता है। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो विनय सर हो हमारे मेंटर, चाहे दिनेश सर हो, सिद्धार्थ, मैं हूँ, कोई भी, पूरी टीम जो लगी हुई है, ठीक है, एथिक्स के हमारे सर हैं, सारी पूरी टीम सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट दे सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, और आप उसको पढ़ने में कितना ईजी महसूस कर रहे हैं और कितना आसानी से उन चीज़ों को याद रख पा रहे हैं फोटोज़ के जरिए, हाईलाइटेड टेक्स्ट के जरिए और मेरे एक्सप्लेनेशन के जरिए। वो सारा फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। ये हमें मोटिवेट करने के लिए आप चाहे कर सकते हैं, या खुद को और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको मिले, इसलिए जो इंटरेक्शन है वो वन साइडेड ना होकर टू साइडेड रहे। मुझे भी पता चलेगी यार कौन किस किस को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, कौन कौन है जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ भी, आपको जो भी पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव लगता है, वो फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं ना। आगे चलते हैं। 16th पॉइंट है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस जो होती है उसको अच्छा बनाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए एक टूल की तरह रूप में काम में लिया जा सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो है, ये थीम है। क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकती है आरपीएससी कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस। ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मेडल हाथ में लिए, ठीक है, और मेडल कौन सा है? गोल्ड। ये कौन है? ये है ज्योति, ज्योति बेरवाल। और ज्योति बेरवाल आप देख रहे होंगे बहुत छोटी है, अंडर 20 है। क्यों है यहाँ पर? इस करंट अफेयर्स की वजह से ये न्यूज में रही हैं, इस गोल्ड मेडल की वजह से। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप जो है, अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? स्पेन में हुई, ठीक है। और उसमें 76 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स जो है ये न्यूज़ में रहा कि ज्योति बरवाल जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 76 किलो कैटेगरी में। और किसमें जीता? अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि स्पेन में हुई थी। ये सामने आपको फोटो दिख रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2024 का जारी हुआ है और ये 17th एडिशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। ठीक है, अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? WIPO। WIPO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टोटल 133 कंट्रीज में से GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो निकाला गया है और सबसे फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री आई है दैट इज स्विट्जरलैंड। लास्ट नंबर पे 133 पे जो कंट्री आई है दैट इज अंगोला। इन कंट्रीज को एक स्कोर भी दिया गया है, उस स्कोर के आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है। जैसे स्विट्जरलैंड का जो स्कोर है वो है 67.5। डन। इंडिया की क्या अब बात करें, इंडिया कौन सी रैंक पर है? तो इंडिया जो है यहाँ पर वो 39th रैंक पर है। ठीक है, और इसका स्कोर कितना है? इसका स्कोर भी इस रैंक के लगभग बराबर ही है, 38.3 स्कोर यहाँ पर आया है इंडिया का, जिसकी वजह से इंडिया को 39th रैंक जो है वो मिली है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में, जो कि 17th एडिशन था। टोटल 133 कंट्रीज इसमें थी इस लिस्ट में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लिस्ट निकाली है, जिसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने 67.5 स्कोर के साथ। लास्ट है अंगोला 133 रैंक और इंडिया की रैंक है 39 विद स्कोर ऑफ 38.3। ठीक है, लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर 40th रैंक पे था इंडिया। ठीक है, और इस बार ये यहाँ पर 39 पर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक बार 2018 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इसी इंडेक्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया के रैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको याद करना है। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। थीम क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो स्पेन में हुई थी और ज्योति बेरवाल ने उसमें गोल्ड मेडल जीता 76 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 39 और स्कोर है 38.3। लास्ट ईयर इसकी रैंक थी 40। इस बार इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक रैंक का गेन किया यहाँ पर, मतलब पॉजिटिवली। ठीक है, और फर्स्ट रैंक थी स्विट्जरलैंड की विद स्कोर ऑफ 67.5। लास्ट रैंक जो थी 133 अंगोला की थी विद स्कोर ऑफ ओनली 10.2। ठीक है, 19th पॉइंट पे चलते हैं। इसकी एक वो भी अपन थीम भी बता लेते हैं कि इस बार की थीम क्या थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड, कितना स्कोर था? 67.5। 39th रैंक इंडिया की, कितना स्कोर था? 38.3। और 133 रैंक इसकी है अंगोला की, अंगोला विद स्कोर ऑफ 10.2। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, 19th पॉइंट है कि इंडिया जो है वो मेंबर बना है किसका? ग्लोबली नेटवर्क का, ग्लोबल एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म ग्लोबली नेटवर्क। ठीक है, इसकी संचालन समिति का यहाँ पर सदस्य बना है इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन अथॉरिटी होगी, जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी इंडिया की तरफ से, वो होगा होम मिनिस्ट्री। और डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पर काम करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेटवर्क है जो कि एंटी करप्शन के लिए काम करता है। इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेगा होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री के अंडर में 2 डिपार्टमेंट जो हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। इसके सदस्य होंगे, इसके मेंबर होंगे ये 2 डिपार्टमेंट। कौन कौन से? पहला तो होगा CBI और दूसरा होगा ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से CBI हो गया और ED हो गया। डन। तो ये 19th पॉइंट जो ग्लोबल एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म ग्लोबली नेटवर्क आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिया अभी अभी मेंबर बना है। अब उसमें पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको 4 डिपार्टमेंट्स के नाम दे देंगे, कोई भी एक आपको सही बताना है। CBI, ED, कौन सा मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंडर में CBI इन्वॉल्व है और ED इन्वॉल्व है। ये जो आपको फोटो दिख रही है सामने स्क्रीन पर, इस फोटो में 4 फ्लैग्स हैं। ठीक है, US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। डन। इन चारों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्वाड। ये पहले से चल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ये पॉइंट क्लियर है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड टू बैलेंस द पावर ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसकी हाल फिलहाल एक बैठक हुई, एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे क्वाड लीडर्स समिट कहा जाता है। क्वाड लीडर्स
समिट, ठीक है। ये कहाँ पर हुई? ये यूएस में हुई। यूएस के कौन से शहर में? विल्मिंगटन, ठीक है। विल्मिंगटन में शिखर सम्मेलन हुआ इसका, क्वाड लीडर्स का। और क्वाड लीडर्स यूएस की तरफ से कौन थे? जो बाइडेन, ठीक है। जापान की तरफ से कौन थे? जापान के पीएम फ्यूमियो किशिदा, ठीक है। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन थे? एंथनी एल्बनीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से एंथनी एल्बनीज। ये चारों कहां पर मिले? क्वाड लीडर्स समिट में। और काफी अहम फैसले लिए गए, जिसमें से एक अहम फैसला है क्वाड कैंसर मून शॉट का, ठीक है। क्वाड कैंसर मून शॉट किसके लिए है? ये कैंसर के अगेंस्ट में है। और कैंसर भी कौन सा? सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के उपचार के लिए क्वाड कैंसर मून शॉट जैसा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। कहां पर? अभी कैंसर मून शॉट आपसे पूछ सकते हैं कि कैंसर मून शॉट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका आंसर होगा क्वाड, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल इंडिया से प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड लीडर समिट में 2024 में यूएस में पार्टिसिपेट किया है। और इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 2025 में, क्वाड लीडर समिट जो होगी वो कहां पर होगी? इंडिया में होगी, ठीक है। तो क्वाड, क्वाड का मतलब ही होता है चार, क्वांटम क्वाड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, चार। चार कौन कौन है? यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। यूएस से कौन थे? बाइडेन साहब। जापान से फ्यूमियो किशिदा। इंडिया से मोदी साहब। और ऑस्ट्रेलिया से एंथनी एल्बनीज, ठीक है। डन। 21 मैत्री ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन ये मैत्री कहां से आया? ये इस क्वाड लीडर समिट में ही निकल के आया था, ठीक है। मैत्री इनिशिएटिव। और मैत्री की भी मेजबानी कौन करेगा? 2025 में इंडिया करेगा। मैत्री है क्या चीज? मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है वो देने के लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी, अब यार ये फोटो क्यों है यहाँ पर? अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव साहब, ये पता है आपको कौन है? अश्विनी वैष्णव साहब मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर। और ये बॉलीवुड एक्टर है, कौन है? अनिल कपूर साहब, ठीक है। तो इनका भी कुछ करंट अफेयर्स एआई लिस्ट, ये टाइम एआई लिस्ट शायद इसमें है, शायद, है ना? तीन लोग हैं इसमें। अनिल कपूर साहब, अश्विनी वैष्णव जी, और एक कौन है? नंदन नीलकनी जी, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो दो फोटोज हैं ये उनसे रिलेटेड है। अभी फिलहाल बात करते हैं मोदी साहब की। मोदी साहब यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहे हैं कि मोदी साहब दो देशों की विजिट पे थे, और उन दो देशों से रिलेटेड ही ये करंट अफेयर्स यहाँ पर बने हैं। उन्होंने वहां जाकर क्या किया? पीएम मोदी विजिटेड ब्रुनई एंड सिंगापुर। देखिए ये पीएम मोदी लैंड कर चुके हैं कहां पर? ब्रुनई में और सिंगापुर में, ठीक है। और सिंगापुर में उन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस का उद्घाटन किया, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है आरपीएससी में कि इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस जो है उसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस कहां पर है? तो अब पता क्या होगा? जो चारों ऑप्शंस होंगे वो वही होंगे जहां पर मोदी साहब गए हैं। जैसे मोदी साहब रशिया जाकर आए, ठीक है, जुलाई में। अगस्त में मोदी साहब यहाँ यूक्रेन जाकर आए, जहां पर भीष्म हॉस्पिटल देकर आए, ठीक है। और फिर ब्रुनई, सिंगापुर देकर। तो चारों ऑप्शन होंगे इन्वेस्ट इंडिया में। आपने अगर ये लेक्चर पढ़ रहे हो, आप अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, आप इतने मतलब फोकस के साथ देख रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो, और इसका रिवीजन भी कर रहे हो, तो आपको ये बात याद रहेगी कि इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? सिंगापुर। और आप सीधे चार ऑप्शन में से सिंगापुर टिक करोगे, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर कहां पर खोला गया है? ये भी सिंगापुर खोला गया है, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स है, ये जो विजिट थी पीएम मोदी की ब्रुनई और कहाँ की? सिंगापुर की, उससे रिलेटेड है। इसके अलावा और भी कई एमओयू साइन किए गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से लेकर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से लेकर। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मुझे आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है वो लग रहा है इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस सिंगापुर में खोला गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर भी जो है वो सिंगापुर में खोला जाएगा, ठीक है। तिरुवल्लुवर आपको पता है कवि थे। तो और ये 25 टाइम 100 एआई लिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिस्ट जो है वो जारी की है किसने? टाइम में, जिसमें टाइम मैगजीन ने, जिसमें तीन भारतीयों के नाम है। एक तो है ये बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर साहब, दूसरे हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, ठीक है। और तीसरे हैं नंदन नीलकेनी साहब, जो कि इंफोसिस के को फाउंडर है। इंफोसिस कंपनी है, ठीक है, इंफॉर्मेटिक सिस्टम्स, इंफोसिस। को फाउंडर कौन है? नंदन नीलकेनी जी। इन तीनों को क्या दिया गया है? इन तीनों को टाइम मैगजीन द्वारा टॉप 100 जो एआई से रिलेटेड जो लोग हैं, जिन्होंने एआई में अच्छा काम किया है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर वो दिया गया है, ठीक है। और इन तीनों को ही किस कैटेगरी में रखा गया है? शेपर्स, ठीक है। काफी कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जैसे लीडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं,
थिंकर्स है और शेपर्स है। तो ये जो एआई लिस्ट है इसमें शेपर्स की कैटेगरी में अनिल कपूर साहब को और अश्विनी वैष्णव साहब को और नंदन नीलकेनी जो इन्फोसिस के को फाउंडर है उनको दिया गया है। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? इस स्लाइड में हमने सीखा कि क्वाड की एक मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? यूएस में, और उसके तहत कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे कैंसर मूनशॉट और ये मैत्री इनिशिएटिव। मैत्री, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है आरपी सर? मैत्री इनिशिएटिव जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? क्वाड से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल पीएम मोदी जो है वो ब्रुनई और सिंगापुर की यात्रा इन्होंने की है, और सिंगापुर में जाके उन्होंने दो चीजें की। क्या क्या किया? चाहिए तो काफी की, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस जो है वो सिंगापुर में खोला गया, और फर्स्ट तिरुवल्लुवर सेंटर जो है वो सिंगापुर में खोला गया। इसके अलावा टाइम की 100 एआई लिस्ट 2024 जारी हुई है, जिसमें शेपर्स कैटेगरी में 3 इंडियंस को शामिल किया गया है। पहले हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, ठीक है, आइडिया नहीं है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर साहब, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलकेनी, ठीक है। इसके अलावा 26 पॉइंट ये कह रहा है कि CSAR हुई है 2024। CSAR क्या है? चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब जहां सब बराबर होते हैं, कोई इसको प्रिसाइड नहीं कर रहा है इस टेबल को। और इस टेबल पे कौन बैठे हैं? चीफ साइंटिफिक एडवाइजर। जैसे अपना डिफेंस एडवाइजर होते हैं, वैसे अपने साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं। इनसे इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, हमारे मनमोहन साहब थे वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ठीक है। वैसे ही साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं, साइंस एडवाइजर होते हैं, जिनकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? फ्रांस में। फ्रांस की कौन सी जगह पर? पेरिस में। ये देखिए जो फोटो आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इस यूनेस्को हेडक्वार्टर में क्या हुआ है? CSAR 2024 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल। डन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSAR 2024 जो है वो कहां पर हुई? तो यूनेस्को हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में हुई, वहीं पर जहां पर ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, ओलंपिक गेम्स हुए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो टाइम एआई की जो लिस्ट है उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम है, अनिल कपूर का नाम है, नंदन नीलकेनी का नाम है। इन तीनों का नाम कौन सी कैटेगरी में है? आपको कैटेगरी के नाम दे देंगे। कौन कौन सी कैटेगरी बताई थी मैंने? एक कैटेगरी है लीडर्स, ठीक है, एक कैटेगरी है थिंकर्स। यहाँ भी 4 पॉइंट आपको देखने को मिल जाए ना, आप 4 ऑप्शन बना दीजिए उसको, क्योंकि एग्जामिनर भी करेगा। एग्जामिनर को जहां 4 पॉइंट दिखेंगे वहां पे वो क्या करेगा? ये क्वेश्चन बनाएगा कि बताओ इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। एग्जामिनर को जहां 3 पॉइंट दिखेंगे वो क्या करेगा? वो एक चौथा पॉइंट और डाल देगा और बोल देगा ऑड वन आउट बता दो आप इसमें, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो टाइम की एआई लिस्ट में नहीं है। ऑप्शन होंगे अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर, नंदन नीलकेनी, और रतन टाटा साहब का नाम दे दिया, या प्रधानमंत्री मोदी का नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से जहां भी आपको 3 पॉइंट मिले उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑड वन आउट में क्वेश्चन पूछ लेगा। जहां आपको 4 पॉइंट्स मिले उनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पूछ लेगा। अब यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ? आरपीसी क्वेश्चन ये पूछेगी कि निम्नलिखित जो व्यक्ति हैं कौन कौन से? अश्विनी वैष्णव साहब, अनिल कपूर साहब, नंदन नीलकेनी साहब, ये तीनों एआई लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये एआई लिस्ट की कौन सी कैटेगरी में शामिल हुए हैं? कैटेगरीज आपसे बोल दी, लीडर्स, थिंकर्स, इनोवेटर्स और शेपर्स। आंसर क्या होगा? शेपर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी आपके सामने प्रस्तुत करेगा 2 फैब को। जो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी हमने अभी पढ़ लिए वो क्वेश्चन सारे, तो एग्जाम जो है वो केक वॉक हो जाएगा बिल्कुल। तो अच्छे से फ्रेम करके हमने लेक्चर डिजाइन किया है, बहुत मेहनत करके। तो ये बस मेहनत ही है जो अपने हाथ में है, ओपन कर सकते हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में। 27 पॉइंट पढ़ते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो हाल फिलहाल रिलीज हुआ है। कब? 2024 में। और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, ठीक है, ITU। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए कि इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया कहाँ पर जो है वो स्टैंड कर रहा है। 100 में से स्कोर दिया गया है, और इंडिया का जो स्कोर है वो है 98.49। एक्सीलेंट स्कोर है। और इसी के साथ कई काफ़ी टीयर्स हैं इसमें, ठीक है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इस तरह से कैटेगरी वाइज किया हुआ है इसमें। टोटल 5 टीयर है ना? टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एंड टीयर 5, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है देशों को। और इंडिया ने का स्कोर कितना है इसमें ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में? 98.49। और इस 98.49 के चक्कर में इंडिया जो है वो टीयर 1 में शामिल हो चुका है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट। काफ़ी कैटेगरीज होती हैं उनके, उन काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर ये जो है वो स्कोर दिया गया है। जैसे लीगल
इश्यूज होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, इसके अलावा कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को 100 में से कितना स्कोर मिला है? 98.49। किस में मिला है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। और इंडिया ये जो 5 कैटेगरी है, टियर 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से कौन से टियर में शामिल हो गया है? टियर 1 में। ठीक है, ITU इंडिया रैंक्ड फर्स्ट विद स्कोर ऑफ 98.49 आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 100 सॉरी। ठीक है, तो इसके साथ कौन से टियर में आ गया? T1 में। 28th पॉइंट करा, वन नेशन वन इलेक्शन। एक्सीलेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब ये मेंस में भी आ सकता है। हुआ क्या है कि एक आइडिया है कि एक देश में एक इलेक्शन हो, मतलब जैसे अलग अलग इलेक्शंस होते हैं कि भैया राज्यसभा के इलेक्शंस अलग हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस अलग हो रहे हैं, फिर स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन अलग हो रहे हैं, फिर अपने ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन, जो टियर 3 गवर्नमेंट है उसके इलेक्शंस अलग हो रहे हैं। उसको खत्म करने के लिए एक ही इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रामनाथ कोविंद पैनल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी थी, तो वो रामनाथ कोविंद पैनल था। ठीक है, रामनाथ कोविंद पैनल। डन। इन्होंने हाल फिलहाल क्या किया है? सिफारिशें दे दी है, और उन सिफारिशों को जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और उसके तहत क्या होगा? 2 विधेयक लाए जाएंगे, 2 बिल लाए जाएंगे। ठीक है, एक बिल ये रहा और एक बिल ये रहा। अब इसको ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, इन 2 बिलों का टारगेट क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन कराना। लेकिन ये बिल और ये बिल कैसे अलग हैं, ये हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आप अपना पूरे फोकस, पूरी शक्ति के साथ एक बार ये समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रामनाथ कोविंद पैनल ने ये बताया कि हाँ, वो सारी चीजें हो गई कि भाई ये कराना अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा है, पॉलिटिकली अच्छा, सारी चीजें इसके फेवर में है। अब इस आगे क्या होगा? आगे 2 बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बिल जो होगा वो लोकसभा के चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव, मतलब लोकसभा मतलब अपने जहां पर एमपीज वगैरह होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मोदी साहब हैं, और जितने भी जो सेंट्रल लेवल पर चुनाव होते हैं वो। और उसके साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, जैसे अपने जो एमएलए होते हैं। ठीक है, जैसे कौन है एमएलए? चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो भजनलाल शर्मा जी एक एमएलए भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो इन एमएलए का चुनाव और एमपी का चुनाव, ये दोनों साथ साथ कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे एमपी, जैसे लोकसभा के चुनाव में खाचरियावास जी खड़े हुए थे। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरियावास जी हार गए थे, वो बात अलग है। मंजू शर्मा जी खड़ी हुई थी जयपुर से। ठीक है, उस तरह लोकसभा के चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव, ये दोनों साथ होंगे। ये जो बिल है, दोनों ही अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन इस बिल में स्टेट्स की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपने आपको पता है कि अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है। पहला बाय सिंपल मेजोरिटी, दूसरा बाय स्पेशल मेजोरिटी, ये बिल स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा पास। और थर्ड होता है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स। तो जो पहला बिल है जिसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साथ हो रहे हैं, उसमें वो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा बिल, एक और विधेयक पास करवाया जाएगा, इसमें क्या होगा? स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, ठीक है, स्थानीय निकाय मतलब म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है, और पंचायत हो गई, इनके चुनाव कराने के लिए क्या किया जाएगा? स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट्स के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। ये चुनाव कब कराए जाएंगे? इसी बिल में उल्लेखित होगा कि जिस दिन, मान लीजिए 1 अप्रैल को ये वाले इलेक्शन है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो इस बिल में ये मेंशन्ड है, रामनाथ कोविंद पैनल ने भी ये मतलब वो किया है रिकमेंड, कि 1 अप्रैल से 100 दिन के अंदर अंदर, मतलब आप मेजर मोर और लेस 3 महीने मानिए। ठीक है, 3 महीने 90 दिन, मतलब 100 से कम। 3 महीने या 100 दिन, 100 दिन मानो आप, तो 100 दिन पकड़ के चलो, 3 महीने के आसपास का टाइम। 100 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करवाना है? ये इलेक्शंस करवाने हैं, म्यूनसिपैलिटीज के और पंचायत समिति के। ठीक है, तो इस तरह से 2 बिल जो है वो लोकसभा में शामिल किए जाएंगे, और इसके इसके साथ ही एक नया आर्टिकल जो है वो यहां पर जुड़ जाएगा। कौन सा? 82A। ये आर्टिकल आप याद रखिए। ठीक है, ये जो काम है ना, ये 82A के द्वारा शुरू होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इसमें संविधान में टोटल कितने अमेंडमेंट्स किए जाएंगे? 15 अमेंडमेंट्स होंगे टोटल, पूरे संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स में 15 अमेंडमेंट्स होंगे। एक आर्टिकल ऐड किया जाएगा 82A, और ये सारी चीजें यहां पर मैंने आपको इन डेप्थ समझाई दी। अब बात करते हैं फसाई की।
एक बार ये रब कर देते हैं ना पूरा, ताकि आगे वाली चीजें। फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, ठीक है, इसने एक इंडेक्स जारी किया, SFSI, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंडेक्स। कब जारी किया? 7 जून को। 7 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को, लेकिन ये 7 जून को जारी नहीं किया गया है। ये जो लिस्ट है ये जारी की गई है 20 सितंबर को। 20 सितंबर को, ये बता पहले दिया था जून में, लेकिन 20 सितंबर को इस लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट में क्या किया जाता है? फूड सेफ्टी मेजर की जाती है बाय इंश्योरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्रिएशन, कि किस तरह से फूड को क्रिएट किया जा रहा है, उसको किस तरह से स्टोर किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है वो किस तरह से काम कर रही है, सेल किस तरह से हो रही है, और इंपोर्ट ऑफ द फूड बाहर से किस तरह से हो रहा है। इन सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाई गई, जिसे स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कहा गया। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, 2024। अब इसमें सबसे फर्स्ट कौन आया? केरला। सेकंड कौन आया? तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है, केरला एंड तमिलनाडु, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप लास्ट के 5 मिनट का जो वीडियो है वो आप वापस देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए भी। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका मेंस क्लियर हुआ है अभी, तो आप 100% इस टॉपिक को वापस कवर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको नॉलेज होनी आवश्यकता है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। और ये आगे आने वाले 3 साल तक जो भी एग्जाम होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो लास्ट का 5 मिनट मैं रिवाइज नहीं करूंगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसको, आप वापस उस 5 मिनट के वीडियो को देख लीजिए। देन ये सारी चीजें हो गई, आगे चलते हैं। टॉप रैंक्ड स्टेट्स कौन से हैं? केरला, ठीक है, पिछली बार भी केरला फर्स्ट पे था। सेकंड कौन सा है? तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। सेकंड, फर्स्ट है केरला, सेकंड है तमिलनाडु, और थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर। डन। अब क्या है कि ये आपको क्लियर हो गया तीनों चीजें। ये किसने जारी की है? फूड सेफ्टी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? फसाई ने, FSSAI, ठीक है। यहां तक अपन ने अब तक 29 पॉइंट्स कंप्लीट किए। आगे चलते हैं। 28th पॉइंट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2024 को एक फ्लैग और एक सील, इन दोनों का अनावरण हुआ, मतलब को एक्सेप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कब? 1 सितंबर 2024, ठीक है, कोर्ट के यूज के लिए, ठीक है। और क्या क्या हुआ उसमें? कोर्ट का आर्किटेक्चर है, एलिमेंट्स ऑफ सील है, वो सारी चीजें किस में है? 2 चीजें हैं, कौन कौन सी? फ्लैग और सील। एंड तो ये देखिए, सबसे पहले तो चीज ली गई अशोक चक्र, सेट अबो द रोटुंडा ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र है कितने स्पोक्स? 24, ठीक है। तो इस तरह से एक फ्लैग बनाया गया, जो कि कौन से कलर का था? ब्लू कलर का फ्लैग है, जिसके ऊपर द फ्लैग इज अ डीप ब्लू कलर, ठीक है, एंड डिपिक्ट्स द अशोक चक्र सेट अबोव द रोटुंडा ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है। अशोक चक्र में 24 स्पोक्स है, ये जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कौन सा कलर है? डीप ब्लू कलर है। देन आगे चलते हैं। ऑल्सो फीचर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी फीचर किया गया है। तो फ्लैग में क्या क्या चीजें हो गई? 4 चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ठीक है, दूसरी अशोक चक्र, अशोक चक्र एक हो गया, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ अशोक चक्र, अशोक आर्किटेक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अशोक चक्र, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तीनों चीजें है फ्लैग में, और फ्लैग का कलर कौन सा है? डीप ब्लू कलर का। देन आगे चलते हैं। 31st पॉइंट, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में भी इंक्लूड किया था, ये देखिए सबसे फर्स्ट स्लाइड जो थी अपनी, ये या तो धर्मस्थ तो जय, ठीक है,
और इसके ऊपर क्या है, अपना एम्बलम है, एम्बलम के ऊपर अशोक चक्र है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहां पर जो है वो सील है इसकी, सुप्रीम कोर्ट की। इसमें क्या क्या है, व्हील विथ 24 स्पोक्स। ठीक है, मतलब अशोक चक्र, ये अशोक चक्र हो गया। फ्रॉम द सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, और संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय, मतलब वेंस विक्ट्री देंस, वेंस जस्टिस देंस विक्ट्री, जहां पर जस्टिस है वहां पर जीत है। ठीक है, यतो धर्मस्ततो ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है, धर्म का मतलब जस्टिस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गई, सील हो गई। सील में क्या क्या है, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ और यतो धर्मस्ततो जय। ठीक है, और फ्लैग में क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अशोक चक्र, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द डीप ब्लू कलर। ठीक है, 32nd पॉइंट हम बात करते हैं, 23rd लॉ कमीशन जो है उसका गठन किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका टाइमिंग क्या रहेगी, ये देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रही है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, ये है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू साहब। ठीक है, और लॉ कमीशन का टाइमिंग क्या रहेगी, 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक 3 साल के लिए लॉ कमीशन काम करता है। ये कौन सा लॉ कमीशन है, ये 23rd लॉ कमीशन है। कितने साल के लिए गठित किया गया है, 3 साल के लिए गठित किया गया है। कब से गठित किया गया है, 1 सितंबर से गठित किया गया है। इसका काम क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, आइडेंटिफाइंग लॉज दैट आर नो लॉन्गर रिलेवेंट एंड शुड बी रिपील्ड, ऐसे लॉज जो अब काम के नहीं है, जिनको हटा देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, उन सब की पहचान करना। ऑडिटिंग लॉज दैट अफेक्ट द पुअर, ऐसे लॉज जो कि गरीबों को अफेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, उनको आइडेंटिफाई करना। प्रोवाइडिंग व्यूज ऑन द लॉज दैट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री कन्वेज टू इट, लॉ और जस्टिस मिनिस्ट्री ने कोई लॉ दे दिए कि भाई ये 4 लॉ है, इनके बारे में आप हमें रिकमेंडेशन दो कि ये सही है गलत है, इसमें क्या एडिशन डिलीशन किया जा सकता है, वो सारी चीजें। तो ये सारे काम कौन करता है, लॉ कमीशन। कौन सा लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन काम करेगा 3 साल के लिए, सितंबर से लेकर सितंबर 2024 से लेकर कब तक, 31 अगस्त 2027 तक। डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, पीरियोडिक रिव्यूज के लिए एसओपी करना, और ये सारी चीजें यहां पर हैं। ठीक है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट कंडक्ट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड मेक्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, ये कुछ अप्लाई नहीं करती है, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी लॉ के द्वारा गठित नहीं है। प्रपोजिंग मेजर्स टू फॉर द क्विक रिडर्सल ऑफ सिटीजंस grievances, identifies the law that need to amendment to align with the current economic needs, करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से जो लॉज चेंज किए जा सकते हैं उनके बारे में सारी रिकमेंडेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को कौन देता है, लॉ कमीशन। और कौन सा लॉ कमीशन का गठन हुआ है अभी, 23rd लॉ कमीशन का। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक ये काम करेगा। डन, आगे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है अब, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 चीते इंतजार कर रहे हैं दौड़ने का। तो दौड़ने के लिए चीतों को क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए। ठीक है, हाल फिलहाल चीते कहाँ पर है, कूनो, कूनो नेशनल पार्क में है। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। डन, तो मध्य प्रदेश से कूनो नेशनल पार्क, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो इतना बड़ा है कि सीधे सीधे इनके काम आ जाएगा चीतों के, कि भाई चीते पूरे कूनो नेशनल पार्क में विचरण कर लेंगे, उनको और जगह चाहिए। तो इसके लिए चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत कहाँ से शुरू हुआ चीता प्रोजेक्ट, कूनो नेशनल पार्क में, जहाँ पर साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चीतों को लाके यहाँ पर रखा गया। अब राजस्थान और एमपी के बीच में एक एमओयू साइन होगा, जिसके तहत 5 से 8 चीतों को कहाँ छोड़ा जाएगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये राजस्थान से रिलेटेड जो है वो भी एक टॉपिक, करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाउंड्री पे
सिचुएटेड है। कूनो नेशनल पार्क इधर मध्य प्रदेश में और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर राजस्थान में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आरपीएससी कि कौन सी जगह का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया है? आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। दूसरा पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत, चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 5 से 8 चीतों को छोड़ा जाएगा? तो आपका आंसर होगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आप यहाँ पर फ्लैग देख रहे होंगे, फ्लैग किस किस के हैं? ये है ब्रिक्स देशों के, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन 5 देशों ने मिलकर यहाँ पर ब्रिक्स संगठन की स्थापना की और बाद में यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना की गई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कौन से संगठन से रिलेटेड है? ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक में और भी कई मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चलो वो एक बार बाद में बात करते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, ब्रिक्स के तो 5 मेंबर्स तो हैं ही। ठीक है, अपन BRICS 5 मेंबर्स तो ये हो गए। 6, 7, 8 को अपन एक बार छोड़ते हैं, वो बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है अभी 9th वाला। ठीक है, 9th कौन सा है? अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो 9th मेंबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो ये करंट अफेयर्स जो है वो न्यूज में रहा है। अल्जीरिया इज द 9th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। डन। इसके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, ये 3 देश और हैं। तो टोटल अब कितने देश हो गए न्यू डेवलपमेंट बैंक के? 9 देश हो गए। 5 जो संस्थापक देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा 6th देश है बांग्लादेश, 7th है इजिप्ट, 8th है UAE और 9th हाल फिलहाल जो चर्चाओं में रहा है, जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, वो है अल्जीरिया। आपको यहाँ पर अल्जीरिया याद रखना है। तो इस तरह से हमने 34 पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट किए। आगे चलते हैं। देखिए वही चीजें मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में लिखी हुई है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड अल्जीरिया। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 9 मेंबर्स हो गए। 9th मेंबर कौन सा है? अल्जीरिया। डन, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस का और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं 35th पॉइंट की, जो कि है पोलरिस डॉन। स्पेसएक्स द्वारा एक प्राइवेटली फंडेड स्पेस फ्लाइट है, जो कि कब हुई लॉन्च? सितंबर 2024 को। ठीक है, कौन से रॉकेट इंपॉर्टेंट है? स्पेसएक्स का रॉकेट, पावरफुल रॉकेट फाल्कन 9। ठीक है, 36 पॉइंट जोरावर। व्हाट इज जोरावर? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे आरपीएससी में, जोरावर क्या है? तो जोरावर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित एक टैंक है। ठीक है, जिसका हाल फिलहाल क्या हो रहा है? टेस्टिंग ट्रायल्स हो रहे हैं, जो कहाँ पर हो रहे हैं? राजस्थान के जैसलमेर में हो रहे हैं। ठीक है, जोरावर नामकरण कैसे हुआ? वो सीधी सीधी बात यह है कि जोरावर नाम के जो है वो 1841 में युद्ध हुआ था, सिख चाइना युद्ध, जिसमें जोरावर जो थे वो उन्होंने बेहतरीन अपनी योगदान दिया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल न्यूज़ में क्या है? जोरावर है। और ये लगभग हर मंथ के करंट अफेयर्स में ही है, क्योंकि जोरावर फाइनल हो चुका है DRDO द्वारा। जोरावर के अब टेस्टिंग ट्रायल शुरू हो चुके हैं, जोरावर के टेस्टिंग ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं। तो इस तरह से DRDO द्वारा निर्मित ये टैंक जोरावर जो है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये टैंक जो है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो आपके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जोरावर किसने निर्मित किया? DRDO ने। जोरावर क्या है? टैंक। डन। 37 पॉइंट। इसके अलावा एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग हुई है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च मतलब सीधा लॉन्च। ठीक है, ऐसे लॉन्च नहीं हो रही है, वर्टिकल लॉन्च, हॉरिजॉन्टल नहीं। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये किस तरह की मिसाइल है? सरफेस टू एयर, मतलब लॉन्च कहाँ से की जाएगी? सरफेस से की जाएगी।
ऐसा नहीं है कि लॉन्च की जा रही है किसी प्लेन से या किसी वॉरशिप से या सुखोई से, ठीक है, तेजस से नहीं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। मारक जो इसकी क्षमता है वो सरफेस से लॉन्च होगी और एयर में मार करेगी। और शॉर्ट रेंज का मतलब कितना शॉर्ट, कितनी इसकी मतलब रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज की बात की जाए तो 25 से 30 किलोमीटर है। 25 से 30 किलोमीटर की ये मिसाइल है दूरी। और हाइट की हम बात करें तो 12 किलोमीटर ये हाइट पकड़ती है, ठीक है। डन। ये हो गया 38 पॉइंट। मालपे एंड मुल्की, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज मालपे, व्हाट इज मुल्की। तो ये दोनों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स है, ठीक है। ये शिप्स हैं मालपी एंड मुल्गे, और ये एंटी सबमरीन है, मतलब यहाँ पर ऊपर ये चलते रहेंगे और नीचे अगर इनको सबमरीन डिटेक्ट होती है तो ये टॉर्पीडो से या कैसे भी उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप थे, ये युद्धक जहाज हैं जो कि सबमरीन को विध्वंस करने के काम में आते हैं। मान लीजिए सबमरीन चल रही है चाइना की या किसी और देश की, तो ये ऊपर ये कौन सा है, ये है मालकी, मालपे, और ये है मुल्की, ठीक है। मालपे एंड मुल्की आर टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स। यहां पर ये आप फोटो देख रहे हैं, ये क्या है, एग्रीश्योर फंड। एग्रीश्योर क्या है, ये 39 पॉइंट अपना, ठीक है। ये एक कैपिटल फंड बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्टर कौन है इसके, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और एग्रीश्योर क्या है, 750 करोड़। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल फंड कितना है एग्रीश्योर का, तो 750 करोड़ रुपीस। ब्लेंडेड कैपिटल फंड रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एज ए कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड विद कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना दिया, 250 करोड़, ठीक है। नाबार्ड ने कितना दिया, 250 करोड़। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने कितना दिया, 250 करोड़। टोटल फंड कितना हो गया एग्रीश्योर का, 750 करोड़ का। इट एम्स टू फ्यूल ग्रोथ एंड फॉस्टर इनोवेशन इन द एग्रीकल्चरल एंड रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम विद फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए सारा काम, हाई रिस्क पे होना चाहिए, हाई इम्पैक्ट वेंचर्स होनी चाहिए। ये इसका काम है, किसका, इस फंड से जो एग्रीश्योर फंड है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज एग्रीश्योर, इट इज अ फंड। एग्रीश्योर कितने का फंड है, तो ये 750 करोड़ का फंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना दिया, 250 करोड़। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने कितना दिया, 250 करोड़। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने कितना दिया, 250 करोड़। तीनों मिलकर कितना हो गया, 750 करोड़ रुपीस, ठीक है। एक नया पोर्ट जो है वो खोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये पोर्ट कहां पर स्थित है, सीधा सीधा, ठीक है। इसकी आधारशिला रखी गई है, अभी काम शुरू हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आधारशिला किसने रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है। कहां पर है ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, पालघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में क्या है, वाधवन पोर्ट है। सीधा सीधा आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि वाधवन पोर्ट इज सिचुएटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। और चारों जो स्टेट्स होंगे वो कोस्टल स्टेट्स होंगे, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। 41 फर्स्ट पॉइंट क्या है, 41st पॉइंट है अमृत कटला, ठीक है। अमृत कटला किस चीज से रिलेटेड है, ये जो फिशिंग है, जो फिशरमैन होते हैं उनको बेहतर बेहतर मतलब क्वालिटी के जो फिशिंग बीज जो होते हैं, मत्स्य बीज जिनको कहते हैं, मतलब सीड्स होते हैं, फिश सीड्स होते हैं, वो प्रोवाइड कराने के लिए ये सहायता करेगी, ठीक है। अमृत कटला एक नाम की मछलियां हैं, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मछली अमृत कटला, जो स्पेशल ब्रीड होती है मछलियों की वो। और ये कहाँ पर किया गया है, इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में। लेबियो कैटला का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम लेबियो कैटला। डन। 42nd पॉइंट बात करें तो रंगीन मछली क्या है, ये भी न्यूज में रहा है। अमृत कटला न्यूज में रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अमृत कटला, इट इज रिलेटेड टू अ ब्रीड लेबियो कैटिला ऑफ फिश, फिश से रिलेटेड है, ठीक है।
और ये मत्स्य पालकों को हाई क्वालिटी सीड्स जो है, फिशिंग सीड्स जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए काम करता है। किसके हाई क्वालिटी सीड्स? अमृत कटला ब्रीड के। ठीक है, अब बात की जाए रंगीन मछली क्या है, तो रंगीन मछली एक ऐप है, ठीक है, मोबाइल ऐप है, जिससे क्या होगा, देखो ये कहाँ पर लॉन्च की गई, सबसे पहले अपन बात करते हैं भुवनेश्वर में। अमृत कटला और रंगीन मछली दोनों ही भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में क्या है? भुवनेश्वर में है ICAR सीफा। ICAR सीफा कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भुवनेश्वर। ठीक है, ICAR सीफा। ICAR सीफा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इसका सब डिपार्टमेंट क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के तहत इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह जी, उन्होंने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिससे कि जो लोग डेकोरेटिव मछली पालन करते हैं ना एक्वेरियम्स वगैरह में, उनकी जो जो भी नीड्स वगैरह है उनको फुलफिल करती है। फूड से रिलेटेड जो भी मछलियों के फूड होते हैं, या मछलियों की डिजीज वगैरह, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो रंगीन मछली इज एन ऐप रिलेटेड टू डेकोरेटिव फिशिंग। देन ई श्रम पोर्टल, ये देखिए यहाँ पर फोटो लगाई गई है ई श्रम पोर्टल की। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल क्या है? ये किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। वो वर्कर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते, उनको एग्रीगेट करने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। और हाल फिलहाल 2 एग्रीगेटर्स को, ठीक है, 2 गिग वर्कर्स, जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, जिनका कोई CPF वगैरह नहीं कट रहा, या जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे गिग वर्कर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई DJ हो गया, ठीक है, वो शाम को जाता है एक डिस्क में जाके वहाँ पे फंक्शन अटेंड करता है, वहाँ से पैसे लिए 10,000 रुपये, काम हो गया बस। नो पर्टिकुलर सैलरी, नो, वो मतलब फ्रीलांसर टाइप काम हो गया, गिग वर्कर हो गए। उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ई श्रम पोर्टल, जिसके तहत अभी फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जोमैटो और ओला और जोमैटो को इस पर यहाँ पर रजिस्टर किया गया है, और काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे ई श्रम पोर्टल के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं 44th पॉइंट। 44th पॉइंट क्या है? स्वच्छता सेवा 2024। ठीक है, स्वच्छता सेवा 2024। डन। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर है। अब यहाँ से राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर जो है वो एक स्टार्ट हो रहे हैं। स्वच्छता सेवा 2024 क्या है? जो CM है अपने भजनलाल शर्मा, उन्होंने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है नमस्ते नमस्ते योजना। ठीक है, नमस्ते योजना के अंतर्गत क्या किया गया? स्वच्छता सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत काफी काम किए गए। कौन कौन से काम किए गए? पहला काम तो ये किया गया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको क्या दिया गया? PPE किट दिया गया। क्या दिया गया? PPE किट दिया गया। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और 2 ऐप्स को इनॉग्रेट किया गया। कौन कौन सी? एक ऐप तो है रिसाइकिल, और एक है जयपुर 311। तो इसमें क्या होगा? कोई भी नगर निगम संबंधी कोई भी आपको परेशानी है, ठीक है, जयपुर नगर निगम से रिलेटेड, या तो आप क्या करेंगे? जयपुर 311 ऐप पर जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो निस्तारण है वो जयपुर 311 पर होगा। इसके अलावा रिसाइकिल ऐप क्या कर रही है? रिसाइकिल ऐप जो है वो सूखा कचरा जो है जितना भी, उसको श्रेणीवार कैटेगराइज्ड करके और ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा घर पर ही। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड है। बेसिकली आपको अंदर नहीं घुसना ज़्यादा डेप्थ में, आपको ये पता लगना है कि व्हाट इज रिसाइकिल इन जयपुर 311। ठीक है, तो ये दोनों ही ऐप्स हैं। और ये कब लॉन्च की गई? स्वच्छता सेवा अभियान 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई। ठीक है, डन हो गया। अब इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? वाधवान पोर्ट की आधारशिला रखी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पलघर डिस्ट्रिक्ट में। किसने रखी? PM नरेंद्र मोदी ने। अमृत कटला क्या है? अमृत कटला एक टाइप की फिश है। ठीक है, फिश है, हाई क्वालिटी ब्रीड है। इसके सीड्स प्रोवाइड कराने के लिए ICAR सीफा में जो रंजन साहब हैं,
राजीव रंजन साहब, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। रंगीन मछली क्या है? रंगीन मछली एक ऐप है जिसके तहत जो सजावटी मछली डेकोरेशन जो होती है, जो एक्वेरियम्स वगैरह रखे जाते हैं, उन लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं या जो भी कुछ भी है उनकी मदद करने के लिए रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश एक्वाकल्चर के द्वारा। ये देखिए, ये आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक फोटो, ये है, ठीक है। ई श्रम पोर्टल, गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल्स बनाया गया है। श्रमेव जयते इसका लोगो है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च की जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हाल फिलहाल ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि जोमेटो और ओला को शामिल किया गया ई श्रम में। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आरपीएससी में आपसे कि ई श्रम पोर्टल में हाल फिलहाल कौन सी दो कंपनियों को शामिल किया गया है, कौन सी दो कंपनीज के वर्कर्स को, एग्रीगेटर्स को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर होगा करेक्ट, ओला, जो कि ड्राइव कार बुकिंग कंपनी है, ऐप है। और दूसरी जोमेटो, जिससे आप फूड डिलीवरी ऐप है, ठीक है। स्वच्छता सेवा 2024 में 17 सितंबर 2024 को क्या किया गया? मुख्यमंत्री द्वारा दो ऐप लॉन्च की गई। पीपीई किट लॉन्च दिया गया स्वच्छता कर्मचारियों को, रिसाइकिल और जयपुर 311 ऐप जो है वो लॉन्च की गई। इसी के साथ हमारे 44 पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग मेरे हिसाब से 110 पॉइंट्स हैं पूरे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स में, वो हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर होगा लेकिन कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, 45th पॉइंट। अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। ये क्यों न्यूज़ में है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, और इसका किस नाम से जाना जाता है? पीएम स्वनिधि, और ये इसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये किस लिए न्यूज़ में है? क्योंकि हाल फिलहाल जो है 2 अक्टूबर को, ठीक है, सितंबर में घोषणा की गई है, इसलिए करंट अफेयर्स में है। लेकिन इनको सम्मानित किया जाएगा 2 अक्टूबर को। किसको सम्मानित किया जाएगा? बेहतरीन काम करने वाले जितने भी नगर निकाय हैं। नगर निकाय मतलब नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका, ठीक है, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा 2 अक्टूबर को, जिन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए काम किया है, ठीक है। सम्मानित होने वाले नगर निकाय कौन कौन से होंगे? जयपुर ग्रेटर, ठीक है, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, ठीक है, कोटा साउथ, बीकानेर और अजमेर, ठीक है। ये कुछ नगर निगम हैं जो यहाँ पर सम्मानित होंगे स्वनिधि योजना के तहत अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 46 पॉइंट। दो नए नगर निगम बनाने की घोषणा की गई थी बजट में, जैसा कि मैंने आपको जुलाई की करंट अफेयर्स में बताया था, और अब उनको अधिसूचना उनकी जारी कर दी गई है। दो नगर निगम कौन कौन से थे? भीलवाड़ा और पाली। ये याद कर लीजिए, आपका ईओ आरओ का जो एग्जाम है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आरएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो दो नगर निगम कौन से, किन की अधिसूचना जारी हुई है? भीलवाड़ा और पाली की। के अलावा 3 नगर परिषद की भी अधिसूचना जारी की गई है, जो कि बजट में मेंशन था। मैंने आपको जुलाई के करंट अफेयर्स में भी ये अ, बजट के पॉइंट में बताया था। पुष्कर अजमेर में, दौसा का लालसोट और जयपुर के शाहपुरा। शाहपुरा दो हैं, एक तो है जयपुर में, एक है भीलवाड़ा में, ठीक है, जिसको अभी अलग नया जिला बना दिया गया है। 3 नगर परिषद भी यहाँ पर नए बनाए गए हैं। 2 नगर निगम भीलवाड़ा पाली, 3 नगर परिषद पुष्कर जो कि अजमेर में है, लालसोट जो कि दौसा में है, और शाहपुरा जो कि जयपुर में है। इसके अलावा 7 नगर पालिकाओं को भी बनाने की अधिसूचना यहाँ पर जारी हुई, जैसा कि बजट में उल्लेखित था। जोधपुर जिले में कौन कौन सी? कुड़ी, बगतासनी, तिनवारी। जयपुर में जमवारामगढ़, झुंझुनू में धुंधलोद, सुल्ताना, जाखल, जालौर में सायला, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है ये, और नगर पालिका जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो होती है, वो यहाँ पर बनाने की अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है। मैंने आपको ये सारी, वैसे था, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बता दिया। जोधपुर की कुड़ी, बख्तासनी, तिनवारी, जयपुर की जमवारामगढ़, झुंझुनू की ढूंढलोड, सुल्ताना, जाखल और जालौर की सायला। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? पीएम स्वनिधि के बारे में पढ़ा कि इनको बुक किया जाएगा, क्या कहते हैं, सम्मानित किया जाएगा। जो भी बेहतरीन काम करने वाले कौन कौन से हैं? जयपुर के दोनों हैं, ठीक है, कोटा साउथ है, बीकानेर है और अजमेर है।
2 नए निगम निगम की घोषणा की गई थी बजट में, और वो बनाने की अधिसूचना अब जारी हो रही है। भीलवाड़ा, पाली 3 नगर परिषद, जो कि सेकंड क्लास ऑफ, ये फर्स्ट क्लास ऑफ म्यूनसिपैलिटी होती है, सेकंड क्लास, और ये थर्ड एंड फोर्थ, 4 तरह की नगर पालिका होती है। आप ईओआरओ में पढ़ेंगे, एक्ट वगैरह जब पढ़ेंगे तो। ठीक है। 3 नगर परिषद, पुष्कर जो कि अजमेर में है, लालसोट दौसा में है, शाहपुरा अजमेर, शाहपुरा जो कि जयपुर में है। 7 नगर पालिका, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर इन डेप्थ बता दिया है, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, जालौर। ठीक है, इनको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज किसान साथी जो है, उसके फेज 2 के तहत क्या किया गया है, ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024। ठीक है, कब मिला ये 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस थी, जिसके तहत नेशनल अवार्ड ऑफ ई गवर्नेंस मिला है। किसको मिला है? राज किसान साथी फेज 2 को। ठीक है, ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है, और इसके तहत 5 लाख की जो है पुरस्कार राशि यहाँ पर मिलेगी। Done? आगे बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पीछे हवा महल देखने को मिल रहा है, पीएम मोदी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। पीएम मोदी साहब जो है वो, उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को जयपुर में इनोग्रेट किया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। और ये कब हुई थी? 9 से 11 दिसंबर को राजधानी में हुई थी, होगी। ठीक है, 9 से 11 दिसंबर को। ठीक है, और इसको इनोग्रेट कौन करेगा? नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 पॉइंट हो चुके हैं, लगभग 50% ऑफ द लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, लंबा लेक्चर होगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करवा देंगे अपन अक्टूबर का, सितंबर का, सॉरी। ठीक है, आईफा अवार्ड्स 2025 के लिए दिया कुमारी मैडम के साथ एक एमओयू साइन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, और उस एमओयू के तहत ये बात हुई थी कि जयपुर में मार्च 2025 में आईफा अवार्ड जो है वो जयपुर में होंगे मोस्ट प्रोबेबली। जहां तक मुझे उम्मीद है, जी का एक स्टूडियो है जयपुर में। ठीक है, वहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे आईफा अवार्ड्स हो सकते हैं। बाकी जेईसीसी भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, वहां भी आईफा अवार्ड्स हो सकते हैं। तो वेन्यू अभी डिसाइड होगा, लेकिन ये 7 से 9 मार्च को होगा, 7 से 9 मार्च 2025 को। ठीक है, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत, ठीक है, इसमें 6019 जिले जो है, सॉरी गांव जो है, वो शामिल है इसमें। किसमें? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब इस उन्नत ग्राम अभियान में क्या किया जाएगा? इस उन्नत ग्राम अभियान में सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर, इन दोनों लेवल पर क्या किया जाएगा? जो आदिवासी समुदाय हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको अ, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर की जाएगी। और कितने विलेज यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं? राजस्थान के 6019। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के कितने जिलों को सेलेक्ट किया गया है? तो 6019 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, पैरालंपिक खिलाड़ी है ये, अवनी लखेरा जी, जयपुर की है ये। ठीक है, और इनके कोच भी यहाँ टॉक रोड पे, इनका वो है रेंज इनके कोच की, और वहीं से इन्होंने सीखा है। पैरालंपिक्स, पेरिस पैरालंपिक्स में अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता। ठीक है, इसमें जीता, ये देखिए, ये इनके हाथ में राइफल है, पिस्टल नहीं है। ठीक है, राइफल है। कैटेगरी कौन सी थी? 10 मीटर एयर राइफल, SH1। SH1 क्या चीज़ है भाई? ये तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, SH1 क्या है? ये किस तरह का मतलब डिसेबिलिटी है, उस तरह का ये कैटेगरी। SH1, SH2 ऐसे अलग अलग तरीके का अ, वो जो कैटेगरी है वो यहाँ पर रहती है। इससे पहले पेरिस पैरालंपिक से पहले यहाँ पर मेंशन्ड है, टोक्यो पैरालंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो लगातार कंजिक्यूटिवली इन्होंने 2 बार जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया है। फर्स्ट इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मैंने ये फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ तो भाई पहली, सेकंड बार तो अपन बता रहे हैं टेक्स्ट में, फोटो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने इससे पहले
टोक्यो पैरालंपिक्स में अपना फर्स्ट गोल्ड जीता था। उसके बाद अभी पेरिस पैरालंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। किस कैटेगरी में खेलती हैं? 10 मीटर एयर राइफल SH1। ठीक है। ब्यावर का एक गांव है देवमाली। ठीक है। ब्यावर जिला है, नया जिला बना है, उसका एक गांव है देवमाली। उसको अभी अभी क्या मिला है? विश्व पर्यटन दिवस पर बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड मिला है। ठीक है। ये पहले जो ब्यावर ब्यावर जो डिस्ट्रिक्ट अभी बना है नया, वो पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में था। वो अजमेर से सटा हुआ ब्यावर डिस्ट्रिक्ट हो गया है। और केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पर्यटन विभाग है, जो टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से देवमाली को ये अवार्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होता है, देवमाली बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड जो है वो कौन से गांव को मिला। ठीक है। और इसी तरह के 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। देवमाली दे दिया जाएगा, रूणेचा दे दिया जाएगा, ठीक है, गोगा मेडी दे दिया जाएगा। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। ठीक है। तो आपको बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड आपको किसको देना है? देवमाली को देना है। डन। क्लियर। आगे चलें। ये यहाँ पर ये पूरी स्लाइड आपकी क्लियर है। आईफा अवार्ड्स कहाँ होंगे? जयपुर में होंगे, 7 से 9 मार्च को होंगे। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कितने विलेज शामिल है? 6019। कितने? 6019, 6019, 6019 विलेज। रट लीजिए ये। पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड किसने जीता? आमनी लकेरन जीता। और कौन सी कैटेगरी में जीता? 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी। इससे पहले वो टोक्यो पैरालंपिक्स में भी गोल्ड जीत चुकी थी। देवमाली जो है वो बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड उनको मिला है केंद्र सरकार की तरफ से। और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं। 55th पॉइंट। 55th पॉइंट ये कह रहा है कि जयपुर में एक सैनिक स्कूल को ओपन किया गया है, जयपुर सैनिक स्कूल। ठीक है। ये कहाँ पर ओपन किया गया है? श्री भवानी निकेतन जो कैंपस है, स्कूल है, सीकर रोड पर। अगर आप चलेंगे, जयपुर से रिलेटेड है, कभी जयपुर आए हैं तो सीकर रोड पर भवानी निकेतन कॉलेज है, कॉलेज स्कूल, वो पूरा कैंपस है, एक यूनिवर्सिटी। ठीक है। वहां पर जयपुर सैनिक स्कूल बनाया गया है और ये PPP मोड में बनाया गया है। देखिए क्या हो रहा है कि पहले तो 33 सैनिक स्कूल तो मेजर सैनिक स्कूल्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अभी एक नया मिशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, जिसके तहत 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, जो कि PPP मोड में बनाए जाएंगे। PPP मोड क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। मतलब आधा हिस्सा तो गवर्नमेंट का होगा और आधा प्राइवेट एंटरप्राइज का होगा। तो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज कौन सी आई? श्री भवानी निकेतन इंस्टीट्यूट। ठीक है। वहां पर उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री ने किया। ठीक है। औपचारिक तौर पर 23 सितंबर 2024 को यहाँ पर उद्घाटन हो गया। तो जयपुर सैनिक स्कूल जो है वो PPP मोड में बनाया जाने वाला है। ये जो 100 भाई 33 तो मेजर सैनिक स्कूल चल रहे हैं, और जो 100 एडिशनल सैनिक स्कूल हैं वो PPP मोड में बनाए जाएंगे। ठीक है। उनमें से एक है जयपुर सैनिक स्कूल। 56 पॉइंट कह रहा है कवच 4.0। कवच 4.0 क्या है? ये एक सेफ्टी सिस्टम है, ये एक ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेक्स वगैरह लगाने का सिस्टम ट्रेन में, रेलवे में, रेलवे ट्रेन वगैरह जो होती है उसमें ये अपने आप उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है एक तरीके से। और ये इंडिया में ही डेवलप्ड है। ठीक है। ये एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत कवच 4.0, कवच क्या कर रहा है? सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा है। किसको प्रोवाइड करा रहा है? ट्रेन्स को प्रोवाइड करा रहा है। कैसे प्रोवाइड करा रहा है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इसको कह सकते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग या आपस में भिड़ंत होने की वजह से, भिड़ंत होने से पहले स्पीड कंट्रोल करना या ब्रेक कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवच 4.0 काम कर रहा है। और इसके ट्रायल जो है वो शुरू हुए हैं कहाँ से? सवाई माधोपुर से लेकर कोटा के ट्रैक में। ठीक है। और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के, श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ही यहाँ पर लोको पायलट के साथ खुद ने बैठकर इस ट्रैक पर वो कवच 4.0 का ट्रायल जो है वो स्टार्ट कराया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कवच 4.0 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? भाई वो रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम है, ब्रेक या स्पीड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेन्स। ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कवच 4.0 कहाँ से कहाँ तक का ट्रायल वहां पर हुआ है? तो सवाई माधोपुर से लेकर कोटा ट्रैक तक का हुआ है। ठीक है। ये फोटो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में यहाँ पर फोटो। एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड। एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, एंटरप्राइज अवार्ड। वो किसको मिला है? वो मिला है गौरव रुंगटा को। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। ठीक है। और इनको ये अवार्ड कहाँ दिया गया?
बैंकॉक थाईलैंड, थाईलैंड में ये अवार्ड सेरेमनी, बैंकॉक जो जगह है वहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी, एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड। ठीक है, उसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको नवाजा गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। मुझे लगता नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज़ में है, आरपीएससी कभी भी ट्रेंड चेंज कर सकती है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। गौरव बढ़ाया है, गौरव रूंगटा जी ने, ठीक है, एंटरप्राइज अवार्ड जीतकर। अब यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें ये है महामहिम राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू जी, और ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं ये है राधे लाल शर्मा जी। राधे लाल शर्मा जी कौन है? राधे लाल शर्मा जी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, कहाँ पर पोस्टेड है? ये सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में पोस्टेड है। ठीक है, राधे लाल शर्मा जी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और ये सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पोस्टेड है। हर साल जितने भी नर्सिंग या डॉक्टर्स कर्मी होते हैं, बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर जो नर्स वगैरह होते हैं ये सब होते हैं, उनको एक अवार्ड दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड मिला है राधेलाल शर्मा जी को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राजस्थान से रिलेटेड और सेंट्रल से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो राधेलाल शर्मा जी को मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, सेलिब्रेटिंग सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस किसने दी है? राधेलाल शर्मा जी ने दी है, जो ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। कहाँ पर? सवाई मानसिंह स्टेट हॉस्पिटल में, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि पीपीपी मोड से जयपुर सैनिक स्कूल बना है। ठीक है, भवानी निकेतन के सहयोग से, भवानी निकेतन कैंपस में ही। कवच 4.0 एक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि सवाई माधोपुर से लेकर कोटा ट्रैक में उसका ट्रायल किया गया है। एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड गौरव बढ़ाया गया है, गौरव रूंगटा द्वारा, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में फंक्शन हुआ था, उसमें गौरव जी को ये अवार्ड मिला है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो मिला है राधेलाल शर्मा जी को। डन, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 59th पॉइंट ये कह रहा है कि राज शीतल जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में हाल फिलहाल सितंबर मंथ में रहे। ठीक है, कौन है ये राज शीतल? ये एक न्यू बॉर्न हॉर्स है, एक घोड़ा है। ठीक है, जो एक अलग सी टेक्निक से जिनका जन्म हुआ है, फ्रोजन सीमन टेक्निक होती है उसके तहत। और ये झस्कारी ब्रीड का, झंस्कार जो ब्रीड है, झंस्कारी ब्रीड का ये घोड़ा है। पूछा जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आरएस में, पिछले 4-5 बार से तो आ रहे हैं। तो राज शीतल अगर आपसे पूछा जाए, क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जिनमें तुक्का लगाने पर आप गैस वर्क ना कर सको। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ही आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो राज शीतल आपको पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज राज शीतल, हु इज राज शीतल। और 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, एक न्यू ब्रीड है हॉर्स की। ठीक है, एक न्यू टेक्निक से हॉर्स पैदा हुआ है। या फिर दूसरा पॉइंट आपसे पूछ, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भाई ये एक वीट की एक नई स्पीसीज है या नई ब्रीड है, या ये बायोटेक्नोलॉजी से क्रिएटेड कुछ मक्का की एक फसल है, या इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तुक्के लगाने वाले यहाँ पर धराशायी हो जाएंगे या नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो न्यू बॉर्न हॉर्स है ये, फ्रोजन सीमन टेक्निक से बना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि फ्रोजन सीमन टेक्निक से जो नया नया अभी हॉर्स पैदा हुआ है उसका नाम क्या है? तो राज शीतल और 4 अलग अलग नाम यहाँ पर दे दिए जाएंगे। ये जो फोटो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये है युग चेलानी की। युग चेलानी एक स्विमर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आरपीएससी में कि युग चेलानी इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। शूटिंग दे दिया जाएगा, फुटबॉल दे दिया जाएगा, स्विमिंग दे दिया जाएगा और क्रिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर स्विमर है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप हुई। ठीक है, कौन सी सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप हुई? 77th 77th सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप हुई, और ये हुई कर्नाटका में, कर्नाटका में। यहाँ पर 400 मीटर स्विमिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब ठीक है, एक
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 77 साल में पहली बार राजस्थान के किसी व्यक्ति ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ये इस करंट अफेयर को महत्वपूर्ण बना देता है, हाईलाइट कर देता है एग्जामिनर की नज़रों में, और वो मजबूर होता है इसको एग्जाम में आपके पेपर में देने के लिए। तो मुझे तो 99% लग रहा है कि ये करंट अफेयर जो है ये आएगा। युग चेलानी इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग, सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप जो कि कर्नाटका में हुई थी, 77th एडिशन था, उसमें 400 मीटर में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, और एग्जाम में आप जब ये आंसर कर रहे होंगे तो आपको मेरी याद आएगी कि सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया था। 61 पॉइंट, सेवा ऐप। सेवा ऐप क्या है? लोक निर्माण विभाग जो है, ठीक है, सार्वजनिक लोक निर्माण, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, उसकी तरफ से। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सबसे पहले तो दिया कुमारी जी हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने सेवा ऐप लॉन्च किया, और वो किसके लिए किया कि जो रोड्स की जो क्वालिटी है उसको सुधार किया जाए, उसका इंक्रीमेंट किया जाए, और उनको डेवलप किया जाए इस तरह से ताकि उनकी क्वालिटी बरकरार रखी जाए। डेवलप करने के बाद उनकी क्वालिटी बरकरार रखी जाए, इसके लिए ये एक ऐप जो है लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि सेवा ऐप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेवा ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। आपको ऑप्शन दे देगा पीडब्ल्यूडी, ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा जेवीबीएनएल, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा पीएचईडी, और दे देगा जयपुर नगर निगम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए। आंसर क्या होगा आपका? पीडब्ल्यूडी। महा वाउचर योजना ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये वापस यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मैंने शायद जुलाई के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, या शायद मैंने बजट में पढ़ाया था। ये महा वाउचर योजना क्या है? ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है उसके अंतर्गत ये महा वाउचर योजना है, जिसमें क्या हो रहा है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको फ्री सोनोग्राफी, एक सोनोग्राफी फ्री दी जा रही है, आइदर सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें। टोटल कुछ रजिस्टर्ड कुछ वो टेस्टिंग लैब्स हैं, उन लैब्स में आप जाके जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो फ्री में एक निशुल्क जो है सोनोग्राफी करा सकती है, जो आवश्यकता होती है प्रेग्नेंट लेडीज को। ठीक है, तो ये माँ वाउचर योजना इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ा है? युग चेलानी के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विमर है, 400 मीटर में गोल्ड लाए हैं। 77 साल में आज तक राजस्थान का कोई भी व्यक्ति गोल्ड नहीं जीत पाया है इस चैंपियनशिप में, युग चेलानी ने जीता है। सेवा ऐप पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, और राज शीतल जो है वो न्यू बॉर्न हॉर्स है विथ फ्रोजन सीमन टेक्निक, और ये झस्कारी ब्रीड का है। ठीक है, 63rd पॉइंट पे चलते हैं अब हम। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने साथ 363 लोगों के साथ मिलकर पौधों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। कौन से पेड़ की रक्षा के लिए? खेजड़ी पेड़ की रक्षा के लिए। तो उस दिन की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी का वो दिन था, और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ मिलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस दिन को याद रखते हुए हम खेजड़ली शहीद मेला मनाते हैं। कहाँ पर? फलौदी तहसील, जोधपुर में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये खेजड़ी मेला 13 सितंबर को इस बार मनाया गया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। करंट अफेयर्स में आता है तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, नहीं तो एक हिस्ट्री का तो पॉइंट है ही। 1730 याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी याद रखिएगा, और 363 याद रखिए। हाल फिलहाल न्यूज में न्यूक्लियर रिएक्टर जो है रावत भाटा का, ठीक है, वो भी न्यूज में रहा। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि 700 मेगावाट यूनिट साइज वहां की हो चुकी है। RAPP 7 और 8 जो है वो वहां पर काम कर रहे हैं। RAPP क्या है? राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 7 एंड 8 इज इंडिया सेकंड पेयर ऑफ इंडिजिनियसली डिजाइन न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ 700 मेगावाट। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर रावत भाटा का कितने मेगावाट का है? तो 700 मेगावाट का है। ठीक है, लोकेटेड इन रावत भाटा राजस्थान, वेयर 6 यूनिट्स। टोटल कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, 700 मेगावाट तो काम कर रहा है, कैपेसिटी कितनी है टोटल? 1180 मेगावाट। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आर ऑलरेडी इन ऑपरेशन, ये ऑलरेडी ऑपरेशन में है।
ठीक है। तो 64th पॉइंट न्यूक्लियर रिएक्टर रावत भाटा 700 मेगावाट की कैपेसिटी अचीव कर ली है। और खेजड़ली शहीद मेला जो है वो 1730 में 363 लोगों के प्राणों की आहुति दे दी गई थी। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में भाद्रपद शुक्ल दशमी फलौदी जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 12th राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट मूवी का, राजस्थानी मूवी का अवार्ड दिया गया, वो है भवानी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कब कहाँ हुआ था ये? जयपुर के मानसरोवर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम है, वहां पर ये हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है राजस्थान की भवानी मूवी को दिया गया। माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो जयपुर में खोला जाएगा, आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माटी कला इंस्टीट्यूट ऑफ, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर। ऊनो नेशनल पार्क, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऊनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका और राजस्थान का एक एमओयू हुआ है। राजस्थान की कौन सी सेंचुरी? भैंसरोडगढ़ सेंचुरी के साथ। ये क्या होगा, इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा ताकि चीते जो है, प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों का विचरण यहाँ पर हो सके। तो भैंसरोडगढ़ सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कॉरिडोर एक सफारी यहाँ पर बनाई जाएगी। शेखावटी साहित्य संगम, ये कहाँ हुआ? शेखावटी साहित्य संगम हुआ सीकर में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है शेखावटी कौन कौन सा 3 जिले आते हैं शेखावटी में? सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, तो शेखावटी साहित्य संगम कहाँ पर हुआ? सीकर में। 12th राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म बेस्ट रही? राजस्थानी फिल्म भवानी। माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खोला जाएगा? जयपुर में। कूनो नेशनल पार्क और कौन सी सेंचुरी को जोड़ा जाएगा ताकि कॉरिडोर और एक जो वो बनाया जा सके, सफारी बनाई जा सके, भैंसरोडगढ़ सेंचुरी। शेखावटी साहित्य संगम कहाँ पर हुआ? सीकर में। बलजिंदर सिंह, बलजिंदर सिंह बराड़ और हुकुमचंद चौधरी कौन है? ये ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इस बार तो इनको अवार्ड मिले हैं। इनको अवार्ड मिलने की जो वो है, जो मतलब डिक्लेरेशन है, वो पहले ही हो गया था। ठीक है, तो बलजिंदर सिंह बराड़ जो है, ये दोनों टीचर हैं और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बलजिंदर सिंह बराड़ कहाँ पर है? ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगानगर में वाइस प्रिंसिपल के पद पर पोस्टेड है। ठीक है, बलजिंदर सिंह बराड़। और हुकुमचंद चौधरी, हुकुमचंद चौधरी जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीएसएफ हनुमानगढ़ में पोस्टेड है। ठीक है, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर मिला है। ये तो ऐप से रिलेटेड है, बहुत सारी ऐप ये बनाते थे। और ये क्या है, ये यहाँ पर पंजाबी किताबें, पंजाबी पुस्तकें जो है वो फ्री में बच्चों को उपलब्ध कराते थे इस वजह से। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किसको मिला है? रिया सिंघा को मिला है। मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ, रिवाइज कर रहे हैं अपन। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, किसको मिला है? ध्रुवी पटेल को, ध्रुवी पटेल। तो ये दोनों आप याद रख लीजिए, क्योंकि जो जहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है ना, वहाँ पे ये थोड़ा पूछा जाता है ये। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मिला है रिया सिंघा को। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया रिया। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन है? ध्रुवी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड की बात आ गई, वर्ल्ड तो ध्रुव, ध्रुवी पटेल हो गए। और मिस यूनिवर्स इंडिया और रिया सिंघा। सीमा 2024, अब सीमा क्या है? सीमा है साउथ इंडियन, ठीक है, साउथ इंडियन अवार्ड्स हैं ये, जिसमें किसको मिला है ये अवार्ड? ये अवार्ड मिला है ऐश्वर्या राय बच्चन को। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन को सीमा 2024 यहाँ पर मिला है। ठीक है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024, ये कहाँ पर हुआ था? ये दुबई में आयोजित हुए थे अवार्ड्स। और ऐश्वर्या राय बच्चन की, आपने एक साउथ इंडियन मूवी का नाम सुना हो, पोनियन सेल्वन पार्ट सेकंड, पोनियन सेल्वन नाम की, PS सेकंड नाम की एक मूवी है। इस मूवी में
बेहतरीन अभिनेत्री का अवार्ड इनको मिला है ऐश्वर्या राय बच्चन को सीमा 2024 में, जो कि दुबई में हुआ था। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, राधेलाल शर्मा जी को मिला है, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल में एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। डन। 73 तक कंप्लीट। 69 ये दोनों टीचर्स हैं, बलजिंदर सिंह बराड़ जो है वो गंगानगर में है, हुकुमचंद चौधरी जी हैं, ये दोनों ही जो है इनको शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है 2024 में। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड की बात आ रही है तो ध्रुवी पटेल है। सीमा 2024 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स पोनियन सेल्वन सेकंड के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को दिया गया। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो राधेलाल शर्मा को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। दिलीप ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। दिलीप ट्रॉफी का को किसने जीता है? इंडिया ए ने जीता है। ठीक है, किसको हराया? दिलीप ट्रॉफी को इंडिया ए ने जीता है। और किस किस के बीच में फाइनल मैच था? इंडिया सी को हराया गया है। ठीक है, चार टीम्स होती हैं यहाँ पर, इंडिया ए, बी, सी और डी। जो फाइनल मैच था वो इंडिया ए और इंडिया सी के बीच था। सी को हराकर इंडिया ए जो है वो दिलीप ट्रॉफी यहाँ पर जीती है, और ये दिलीप ट्रॉफी का 61st एडिशन था। ठीक है, इससे पहले 61st 61 बार 60 बार दिलीप ट्रॉफी हो चुकी है। ठीक है, 75th पॉइंट है। 45th फीडे FIDE चेस ओलंपियाड 2024 हुआ, और ये कहाँ पर हुआ? बुडापेस्ट में हुआ, और 2 गोल्ड जो है वो इंडिया ने जीते अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखने योग्य बात है। यूएस ओपन की हम बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बता चुका हूँ। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की बात की जाए तो मेन सिंगल जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, और वुमेन सिंगल जीता है आर्याना साम्बालेका। ठीक है, मेन सिंगल जैनिक सिनर और विमेन सिंगल आर्याना सामालेका। एशियन ट्रॉफी की बात की जाए तो एशियन ट्रॉफी किसने जीती है? एशियन ट्रॉफी जीती है 5th टाइम इंडिया ने। ये जो फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये फोटो मिल रही है बुडापेस्ट की फोटो है, इंडिया वुमेन्स। ठीक है, बुडापेस्ट 2024 45th फाइडे FIDE चेस ओलंपियाड 2024 बुडापेस्ट में हुआ था, और 2 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने। आपसे पूछा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने पदक जो है वो इंडिया ने जीते, तो 2 गोल्ड इज द राइट आंसर। यूएस ओपन में मैन सिंगल जैनिक सिनर और विमेन सिंगल आर्याना साबालेंका। एशियन ट्रॉफी जो है वो एशियन ट्रॉफी जीती है इसने इंडिया ने 5वीं बार। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, डन। इसके खिलाफ जीती है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा सकता है। हॉकी एशियन ट्रॉफी जो है, जो इंडिया ने 5वीं बार जीती, वो किसको हराकर जीती? चाइना को हराकर जीती। ठीक है, तो दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? इंडिया ए ने इंडिया सी को हराकर। 45th FIDE चेस ओलंपियाड जो है वो बुडापेस्ट में हुआ, 2 गोल्ड जीते इंडिया ने। यूएस ओपन में मेन सिंगल जैनिक सिनर, वुमेन सिंगल आर्याना साबालेंका। और एशियन ट्रॉफी जो है हॉकी की, वो इंडिया ने 5th टाइम जीती, किसको हराकर? चाइना को हराकर। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे पुराना जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट है, कौन सा? डुरांड कप। डुरांड कप का 133rd एडिशन जो है वो अभी हाल फिलहाल खेला गया, जिसमें लास्ट जो फाइनल मैच हुआ वो हुआ नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मोहन बागान, और मोहन बागान को हराते हुए नॉर्थ ईस्ट जो है वो 133rd डुरांड कप जो है वो जीत गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नॉर्थ ईस्ट जो है वो 133rd डुरांड कप जो है वो यहाँ पर जीत गए हैं। ये जो आपको खिलाड़ी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले 79th पॉइंट करते हैं कि अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक गोल्ड जीता है किसने? ज्योति बेरवाल जी ने, और वो 76 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने जीता। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी। फर्स्ट सेकंड स्लाइड में हमने इनके बारे में बात की। ठीक है, इसके अलावा निकिता ने 62 kg कैटेगरी में एक सिल्वर जीता, और उसके अलावा 5 ब्रॉन्ज भी वहां पर जीते गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो ठीक है, ज्योति बेरवाल जी का मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन इसके अलावा सिल्वर मेडल जो है वो निकिता ने जीता है 62 kg कैटेगरी में, और
5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीते गए हैं। डायमंड लीग की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा साहब ने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कितना कितना मीटर का? 87.87 मीटर, 87.87 मीटर जो है वो दूर इन्होंने भाला फेंका है। ठीक है, और कौन है? नीरज चोपड़ा साहब सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। कहां पर जीता? डायमंड लीग में। डन। ये डायमंड लीग कहां पर हुई थी? ब्रुसेल्स में। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया सारा चीज? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये याद कर लीजिएगा आप। डूरंड कप किसने जीता? डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, सबसे एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट। किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट ने, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मोहन बागान। मोहन बागान को हराया गया। वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती गई धानुष ने। और धानुष ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग जूनियर चैंपियनशिप धानुष ने जीती, ब्रॉन्ज मेडल उसमें जीता। ठीक है, एशियन किंग वल्चर, एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो यूपी के गोरखपुर वन में अभी अभी लॉन्च किया गया। तो एशियन किंग वल्चर एक अलग तरह का वल्चर होता है, ये एक अलग ब्रीड है। एशियन किंग वल्चर की एक अलग ब्रीड है एशियन किंग, और उसके लिए पर्टिकुलर जो ब्रीडिंग सेंटर है वो बनाया गया है गोरखपुर में, यूपी में। आतिशी मारलेना, आपको पता है नई दिल्ली की नई सीएम बनी है, आतिशी मारलेना इनका नाम है। न्यू एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। अब ये अपॉइंटमेंट्स पे आ जाते हैं हम, ठीक है। जो भी सेंट्रल लेवल पर या राजस्थान लेवल पर जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नए, वो पर्सन इन न्यूज़ कैटेगरी में आता है। और पर्सन इन न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। आतिशी मारलेना न्यू दिल्ली सीएम। न्यू एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। ठीक है, एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं? एपी सिंह बने हैं। ओसीए चेयरमैन की बात की जाए तो ओसीए चेयरमैन कौन है? रणधीर सिंह जी हाल फिलहाल बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ओसीए चेयरमैन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रणधीर सिंह। शिगेरू इशिबा कौन है? ये देखिए, आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? फ्यूमियो किशिदा, जो क्वाड की मीटिंग में भी मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो नए जापान के पीएम है वो है शिगेरू इशिबा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लीडर, क्योंकि जो भी चेंज होता है पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लीडर उन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हर बार हर साल लगभग 10-15 देश के जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर। ओशी चेयरमैन न्यू वाइस एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। आतिशी मारलेना न्यू दिल्ली के सीएम। शिगेरू इशिबा जापान के न्यू पीएम है। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती? धानुष ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे चलते हैं। हरिनी अमर सूर्या कौन है? हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका के नए पीएम है। ठीक है, हरिनी अमर सूर्या। ये श्रीलंका की थर्ड जो है वो महिला प्रधानमंत्री है, हरिनी अमर सूर्या। इसके अलावा इनको शपथ किसने दिलाई? इनको शपथ दिलाई श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट ने। और नए प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका के 10th प्रेसिडेंट भी अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, अनुरा दिस्यानाके। दिस आना याके। ठीक है, तो हरिनी कौन है? श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर। और अनुरा कौन है? श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा अब्दुल मजीद टेबोन कौन है? अल्जीरिया के न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, अब्दुल मजीद टेबोन कौन है? अल्जीरिया के न्यू प्रेसिडेंट। जफर हसन की नियुक्ति हुई है जॉर्डन के नए पीएम। माइकल बर्नर जो है, माइकल बर्नर फ्रांस के पीएम है। डिडिलर गुलियामे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मोनाको के। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। जफर हसन जॉर्डन के न्यू पीएम है। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है शायद 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया गया था कि ये
नाम दे दिया गया था और 4 देशों के नाम दे दिए गए थे कि ये कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है श्रीलंका की जगह ये जो अल्जीरिया, जॉर्डन, मोनाको, इनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब्दुल मजीद तेबोंग अल्जीरिया के न्यू प्रेसिडेंट, जफर हसन जॉर्डन के न्यू प्रेसिडेंट, माइकल बर्नर फ्रांस के, और दिदिलर गुआमे मोनाको के। दीदी को मोनाको पसंद है, मोनाको बिस्किट। ठीक है, तो डिडियर गुलामे मोनाको के, माइकल बर्नर जो है वो फ्रांस के। ठीक है, जफर हसन जॉर्डन पहनते हैं, जॉर्डन शूज आते हैं, आपको पता है। जफर हसन जॉर्डन, अब्दुल मजीद तबांग अल्जीरिया, अनूरा इज प्रेसिडेंट एंड हरीनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, और अनूरा इज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। डन, ये याद हो गया। ये अपने आप कोड्स वगैरह बना के मैंने बताया है वैसे याद कर लीजिए, या खुद के कैसे भी कोड्स बना के याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नाम दे दिया जाएगा और 4 देशों के नाम दे दिए जाएंगे कि बताओ कौन है, हेड कौन है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह न्यूज में है, क्यों? क्योंकि ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट बन चुकी है, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। इसके अलावा सलीमा इम्तियाज जो है वो न्यूज में थी। सलीमा इम्तियाज कौन है? विमेन एम्पायर है पाकिस्तान की। ठीक है, सलीमा इम्तियाज। 95th पॉइंट लेक्चर एंड होने ही वाला है, अब ये मान लीजिए लगभग। ठीक है, 2-3 स्लाइड्स और होंगी। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो 15 सितंबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए टूल। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, और ओजोन, इसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो जारी की गई थी। तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को बनाया जाता है, और वो उसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? मोहना सिंह के बारे में पढ़ा, जो कि एलसी तेजस उड़ाने वाली पहली भारतीय फाइटर पायलट है। सलीमा इम्तियाज के बारे में पढ़ा, जो कि विमेन एम्पायर है पाकिस्तान की। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम जो है वो गुड गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। करेक्टली बताएं, बिल्कुल एग्जैक्टली बताएं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, और उसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। आगे चलते हैं। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर डे। टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन एल्जाइमर्स। डिमेंशिया क्या होता है? भूलने की जो बीमारी होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डिमेंशिया कहते हैं। अभी ये जो सेक्शन चल रहा है ये चल रहा है डेज का। ठीक है, और डेज की थीम ये इंपॉर्टेंट रहती है बेसिकली। इंटरनेशनल पीस डे, वर्ल्ड वर्ल्ड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 21 सितंबर को। और वर्ल्ड एल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है, ओजोन लेयर से रिलेटेड डे 16 सितंबर को। ठीक है, और कौन सा था? और इससे पहले कौन सा पढ़ा था? डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को। डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को, डेमोक्रेसी। ओजोन 16 सितंबर। 21 को अल्जाइमर्स डे, और 21 सितंबर को ही इंटरनेशनल पीस डे। उसके बाद 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, और इसका थीम क्या रहती है? टूरिज्म एंड पीस, शांति और टूरिज्म। ठीक है, और इंटरनेशनल पीस डे पे क्या मनाया जाता है? क्या थीम थी? कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। 21 सितंबर 27 सितंबर। डन। वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर, इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। Time to act on dementia, time to act on Alzheimer. Cultivating a culture of peace is the theme of International Peace Day. Tourism and peace is the theme of World Tourism Day that was celebrated on 27th of September. आगे चलते हैं। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये एक आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? सुशील कुमार सिंधे की। 50 साल पॉलिटिक्स में इन्होंने बिताए, और
उस सफर के ऊपर इन्होंने, सुशील कुमार शिंदे जी ने क्या लिखी है, 5 decades इन पॉलिसी। व्हाट इज भास्कर? भास्कर है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज 7th, ये क्या है? ये इंडिया ओमान की एयर एक्सरसाइज है। इंडिया ओमान की एयर एक्सरसाइज कौन सी है? ईस्टर्न ब्रिज 7th। अल नजा क्या है? ये इंडिया ओमान की वॉर एक्सरसाइज है। तो इंडिया ओमान की बेसिकली 3 एक्सरसाइजेस हुई हैं। एक जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, दैट इज अल नजा। सेकंड जो एयर एक्सरसाइज है वो है ईस्टर्न ब्रिज 7th। और थर्ड जो नेवल एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उस टाइम मैं आपको ये दोनों भी रिवाइज करा दूंगा। अभी वो नहीं हुई है। ठीक है, वो होगी कब? ये भी सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स है, वो अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में आ जाएगा। डन। युद्ध अभ्यास 2024 किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और यूएस के बीच में। तो ईस्टर्न बिज 7 इज द इंडियन ओमान, इंडिया ओमान एयर एक्सरसाइज। अल नजा इंडिया ओमान वॉर एक्सरसाइज है ये। और एक नेवल एक्सरसाइज और है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। युद्ध अभ्यास 2024 इंडिया यूएस के बीच में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है एक वॉर एक्सरसाइज पे क्वेश्चन, 100% आपको देखने को मिलेगा। वरुण क्या है? वरुण एक इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है। IDAX क्या है? इंडियन डिफेंस एग्जीबिशन, एयरप्लेन एग्जीबिशन जो है वो कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ। ठीक है, वरुण इज इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज। IDAX इंडियन डिफेंस प्लेन्स का जो एग्जीबिशन है वो कहाँ पर हो है? जोधपुर में। देन आगे चलते हैं। अ, भारत रक्षा विमान एग्जीबिशन, इंडियन डिफेंस एयरप्लेन एग्जीबिशन जोधपुर में। सेमिकॉन इंडिया, सेमिकॉन इंडिया जो है वो कहाँ पर हुई? ग्रेटर नोएडा में हुई। कब हुई? 11 सितंबर में। री इन्वेस्ट समिट, रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए री इन्वेस्ट समिट हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई? री इन्वेस्ट समिट की गई गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया कहाँ पर हुई? ग्रेटर नोएडा में। आप ये मान लीजिए सेमिकॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा ग्रेटर नोएडा में है। डन। और इसमें है ना, सेमिकॉन इंडिया में दुनिया भर के जितने भी जो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पर शिरकत करती है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, 3 परम रुद्र सुपर, परम क्या है? व्हाट इज परम? ठीक है, PARAM, परम क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, परम रुद्र। ठीक है। और ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ किस किस को कहाँ कहाँ डिप्लॉय होंगे, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनको बनाया गया है। और ये डिप्लॉय किए जाएंगे पुणे के GMRT में। ठीक है। GMRT क्या है? ग्रेट मीटर रेडियो टेलीस्कोप, ग्रेट मीटर रेडियो टेलीस्कोप में डिप्लॉय होगा पुणे के। एक होगा दिल्ली के IUAC। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, वहां पर होगा एक डिप्लॉय। और एक कोलकाता के SN बोस सेंटर में डिप्लॉय होगा। ठीक है। 97 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से जो मूवी को भेजा गया है वो है लापता लेडीज। लापता लेडीज 97th ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, लापता लेडीज नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। अच्छी मूवी है, आप एक बार देखिएगा जरूर इसको। एक अच्छा लेसन, एक अच्छी मॉरल स्टोरी, बेसिकली ओवरऑल एंटरटेनिंग एंड अ मैसेज गिविंग मूवी फॉर द सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जब भी फ्री हो, 2 Feb के बाद। ठीक है। विशाखापट्टनम में क्या हुआ? दिव्य कला मेला हुआ। ठीक है, दिव्य कला मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। तो इसी के साथ हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया। टोटल 111 पॉइंट्स कंप्लीट किए। कौन से महीने के? सितंबर महीने के। और थर्ड सेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो है वो इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। दिव्य कला मेला से एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, माटी माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनाया जा रहा है?
बताइए, आपको अगर आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करिए इसका। माटी कला सेंटर फॉर एक्सीलेंस अभी इसी लेक्चर में पढ़ाया मैंने, कौन से जगह पर है उसका कमेंट सेक्शन में बताओ। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। राजस्थानी 12th राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ राजस्थान कौन सी मूवी है, उसका नाम बताइए। इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आप ही हैं जिसने पूरा लेक्चर लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर देने वाला जो है वो बेस्ट स्टूडेंट, वो 100%, मतलब अगर आपने ये दोनों का आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा लेक्चर देखा है और आप मेंस में बैठ रहे हो, प्री क्लियर कर रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट सेशन 4th सेशन में लेकर आऊंगा। ठीक है, जुलाई के करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देखिए। सेकंड सेशन में हमने अगस्त के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। थर्ड सेशन जो आज का सेशन था उसमें सितंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और फोर्थ सेशन में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसी तरह हम सारे करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे और प्री क्लियर करके मेंस के लिए भी तैयारी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, कीप स्टडिंग।